बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th फिज़िक्स। इस वीडियो में हम तमाम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप कोई एक पार्टिकुलर न्यूमेरिकल को ही सीखना चाहते हैं तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ हर न्यूमेरिकल के सामने उसका टाइम मेंशन है। आप उसके टाइम पर क्लिक करके डायरेक्टली भी उस न्यूमेरिकल के ऊपर जा सकते हैं। ओके, तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसकी स्टेटमेंट पढ़ के बताऊँगा, फिर इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद फिर इसके सोल्यूशन पर लाऊँगा ताकि आप इसका मुकम्मल कंसेप्ट हासिल कर सकें। ओके, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अ पर्सन इन अ बस throws a ball straight up with a speed of 12 meters per second। एक बंदा है जो कि एक बस में बैठा हुआ है और वो 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बॉल को ऊपर की तरफ उछाल रहा है। ओके, इफ द बस इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, अगर बस भी मूव कर रही है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। तो एक बंदा जो बस से बाहर है, ग्राउंड पे खड़ा है, उसके लिए उस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। अब ज़रा पहले अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ लीजिए। मैं यहाँ पे एक बस को पहले ड्रा कर लेता हूँ। ये हमने एक रफ सी डायग्राम बना ली बस के लिए। ये आगे, ठीक है, ये आगे इसके टायर। ओके जी, एक बंदा है यहाँ पे है इस जगह के ऊपर, उसके बाद एक बॉल है, ये आगे बॉल, ठीक है। अच्छा, अब ये बॉल जो है ना, ये इसके बंदे के हाथ में है और फर्ज कर लीजिए ये गाड़ी इस तरफ को मूव करती हुई जा रही है और गाड़ी की जो स्पीड बताई गई है वो है जी हमारे पास 25 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, और जो ऑब्जर्वर है हमारा बाहर वाला वो यहाँ पे खड़ा है, इस जगह पे खड़ा है, ठीक है। ऑब्जर्वर इसको देख रहा है। अब याद रहे कि ये बस जो है वो मूव कर रही है इस ऑब्जर्वर के लिहाज से, बॉल भी इस बस के अंदर है, तो याद रखना ये बॉल भी मूव कर रही है इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से। इसको ये बॉल भी मूव होती दिखाई देगी, इसको ये बस भी मूव होती दिखाई देगी। तो इधर बॉल के पास भी एक वेलोसिटी है, और कितनी वेलोसिटी, जितनी बस की है, क्योंकि बस के अंदर ही तो ये है 25 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, अच्छा, अब ये क्या करता है, ये बॉल को ना ऊपर की तरफ उछाल देता है, ये ऐसे ऊपर की तरफ इसको उछाल देता है। तो इस बॉल में पहले तो एक वेलोसिटी थी जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वाला ऑब्जर्वर इसको देख रहा है और साथ ही साथ इस बंदे ने बॉल को ऊपर भी उछाल दिया, तो ऊपर जा रही है जी 12 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो ये ऑब्जर्वर इसको भी देख रहा है। अब इसको जो इस बॉल की वेलोसिटी मिलेगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट होके मिलेगी, ठीक है। तो ये दो वेलोसिटीज हैं इस बॉल के पास, एक हॉरिजॉन्टल जो कि बस के मूव करने की वजह से इसके पास है, और एक वर्टिकल जो कि इस बंदे की ऊपर थ्रो करने की वजह से है। तो बाहर वाला ऑब्जर्वर, ये वाला ऑब्जर्वर जो इसकी वेलोसिटी नापेगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक है जी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक है वर्टिकल वेलोसिटी। उसी रिस्पेक्ट से मैंने इसको Vx और Vy कह दिया। एक Vx है जिसके साथ ये बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो है 25 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और एक जो है वो वर्टिकल वेलोसिटी है जिसके साथ इसने बॉल को ऊपर को उछाला अंदर बैठे पर्सन ने, वो है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हमने जो है वो रिजल्टेंट निकालना है दोनों का। तो आपको एक जो है वो टॉपिक याद आया होगा कि अगर आपके पास x कंपोनेंट और y कंपोनेंट किसी वेक्टर का दिया गया हो, ठीक है, फर्ज कर लें कि ये है जी हमारे पास fx और ये है हमारे पास fy, और रिजल्टेंट निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, वो फार्मूला याद है आपको। वो फार्मूला कुछ इस तरह से था, ठीक है। ये हमने इसका रिजल्टेंट निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो आप यूँ करते थे fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर। तो बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन है हमारे पास। ये देखिए, एक वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, एक वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, तो हमने इसका भी रिजल्टेंट निकाला है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा हमारे पास, यहाँ पे हम वही फॉर्मूला लिख देंगे जी, v का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। अब हमने इनकी वैल्यूज को पुट कर देना, ठीक है। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं जी हम। सिंपली v भी इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो vx की वैल्यू है मेरे पास 25, तो मैं ये लिखूंगा 25 उसका स्क्वायर प्लस vy, तो vy की वैल्यू है मेरे पास 12,
तो मैं यहाँ पर 12 का स्केयर ले लूँगा। अब आपके पास कैलकुलेटर है, ठीक है, आप उससे इनकी वैल्यूज पुट कीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए 25 का स्केयर आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 25 तो आएगा 625 प्लस इसका जो आएगा वो आएगा 144। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं इसमें 144 और ये आएगा हमारे पास 769। ठीक है, अब हमने इसका ले लेना है जी स्क्वायर रूट ऑफ 769, तो वो मिलेगा जी आपको 27.7। तो ये आपके पास वेलोसिटी जो आएगी वो 27.7 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये वो वेलोसिटी है जो यहाँ पर बाहर बैठा हुआ ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्व करेगा इस बाल की। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड तो नहीं होता, साथ में डायरेक्शन भी होती है। तो फिर हमें यहाँ पे डायरेक्शन भी बतानी है, तो उसके लिए हमने वो फार्मूला भी सीखा हुआ है इसी टॉपिक के अंदर। वो था एंगल के लिए फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट है vy, x कंपोनेंट है vx। ठीक है, ये फार्मूला हम लगाएंगे एंगल फाइंड करने के लिए कि वेलोसिटी जो है वो उसकी किस एंगल पर है। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे, tan इनवर्स ऑफ vy। अब vy की क्या वैल्यू है, vy की वैल्यू हमारे पास 12 है और vx की वैल्यू क्या हमारे पास 25 है। तो हम इन दोनों को पहले डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद फिर इसका 10 ले लेंगे, tan इनवर्स ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आपके पास बन जाएगा 0.48। ठीक है, अब इसका हम जो है वो tan इनवर्स ले लेंगे, शिफ्ट दबाएंगे फिर आप, उसके बाद फिर आप आएंगे जी tan पे और 0.48। ठीक है, इक्वल प्रेस करेंगे तो आपको मिलेगा 25.6। तो जो आपके पास एंगल आएगा वो आएगा 25.6 डिग्री। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 पर आ जाइए। अ फुटबॉल लीव्स द फुट ऑफ द पंटर एट एन एंगल ऑफ 54 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट द स्पीड ऑफ 21 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें कहा जा रहा है कि एक बंदा है जो फुटबॉल को किक करता है, ठीक है, और फुटबॉल जो वहां से मूव करता है तो वो एक एंगल बनाता है 54 डिग्री का विद द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और वो मूव करता है 21 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से। डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो आपने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बताने हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक ड्रा करते हैं जी फुटबॉल। ठीक है, ये आ गया जी फुटबॉल। ठीक हो गया, ये फुटबॉल आ गया और इस फुटबॉल को किक किया गया है। ये हमारे पास जो है वो कह लीजिए कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ जाते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन में पड़ा हुआ है, इसको किक किया गया तो ये मूव करता है एट द एंगल ऑफ 54 डिग्री, 54 डिग्री के एंगल से मूव करता है। और इसकी जो वेलोसिटी है v, उसकी वैल्यू हमें बताई गई है जी 21 मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी है जी इसकी 21 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है जी, इसका वेलोसिटी का x कंपोनेंट और वेलोसिटी का y कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान और सिंपल है। क्लास 9th में आपने पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, वहाँ पे हमने सीखा था कि अगर हमारे पास एक फोर्स F है ऐसे, ठीक है, मैं यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस ड्रा कर लेता हूँ बिल्कुल उसी तरह का जैसे क्लास 9th में आपने सीखा था। ये फोर्स F है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे नीचे ये वाला एक कंपोनेंट, ठीक है, और एक कंपोनेंट इसका अलोंग द x एक्सिस होता है ये वाला। अगर ये फोर्स F है तो इसको हम Fx कहते हैं, इसको Fy कहते हैं। यहाँ पर एंगल हम ले लेते हैं जी थीटा। ठीक है, तो आपको याद होगा इसके जो फार्मूले थे Fx और Fy की वैल्यू फाइंड करने के, वो क्या थे, वो थे जी Fx इज इक्वल्स टू F cos थीटा और Fy यानी फोर्स का जो y कंपोनेंट है उसको फाइंड करने का फार्मूला था F साइन ऑफ थीटा। तो यही दो फार्मूले जो है वो हमने यहाँ पर भी इस्तेमाल करने हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर F की बजाय हमें जो है वो वेलोसिटी दी हुई है, ये फोर्स थी और ये वेलोसिटी है तो दोनों ही वेक्टर। तो हम यही कंसेप्ट जो है वो इसके ऊपर भी अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो डाटा दिया गया वो नोट कर लीजिए। वेलोसिटी v जो है वो 21 मीटर पर सेकंड है, एंगल जो है वो 54 डिग्री का है,
फाइंड क्या करना है जी, उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, इसको वी एक्स कह दें, इसको वी वाई कह दें, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, दोनों हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान आपके पास फार्मूले हैं, वो फार्मूला लगा दीजिए, ये वाला फार्मूला रेफरेंस दे दीजिए, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा और एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। ये आपने रेफरेंस दे दिया। अब रेफरेंस देने के बाद हमने क्या करना है जी, इसको अप्लाई कर देना है। फिर इसी तरह से हमारे पास जो वी एक्स है वो किसके बराबर होगा, वी कॉज ऑफ थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। वी की वैल्यू कितनी है हमारे पास जी, 21 है, और उसके बाद जो कॉज है 54 डिग्री। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो कॉस 54 पे क्या होता है हमारे पास, आगे कॉस 54 इज इक्वल्स टू, ये होगा जी 21 इंटू 0.5877। ठीक है, और भी आप लिखना चाहते हैं लिख लें। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसकी वैल्यू निकालें, ऐसे कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू लिखी रहे, और उस वैल्यू को फिर आप मल्टीप्लाई कर दें इस नंबर से, मल्टीप्लाई बाय 21, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। तो ये वैल्यू मिलेगी जी आपको 12.34, जिसको अप्रोक्सीमेटली आप 12 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया इसका एक्स कंपोनेंट। बात समझ आ गई। तो जो भी यूनिट है वेलोसिटी का मीटर्स पर सेकंड, तो आप लिख सकते हैं वी एक्स इज इक्वल टू 12 मीटर्स पर सेकंड। इसी तरह से अब आपने वी वाई की वैल्यू को निकालना है, तो बिल्कुल यही फॉर्मूला इसी तरह का इस्तेमाल करेंगे, ये वाला एफ वाई वाला। तो आपके पास हो जाएगा जी वी वाई इज इक्वल्स टू वी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। वी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 21, और साइन ऑफ एंगल की वैल्यू आ गई 54 डिग्री। तो मैं सबसे पहले साइन 54 निकालूंगा। साइन प्रेस किया, 54 इक्वल प्रेस किया, तो हमें ये वैल्यू मिलेगी 0.8090, आगे तक चलती जा रही है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करूंगा 21 से। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन आपने यही करना है कि पहले इसकी वैल्यू निकालनी है। जो भी आंसर है वो पूरा लिखा है कैलकुलेटर में, उसको मल्टीप्लाई कर दे 21 से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी वैल्यू 0.8090। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जी हम 21 से, तो हमें आंसर मिलेगा 16.98। ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 17 होता है। ठीक है, और ये जो हमारे पास 12.34 लिखा हुआ है, ये भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हमारे पास 12 होगा। ठीक है, तो आप यूँ भी लिख सकते हैं 12 मीटर पर सेकेंड, और ये लिख सकते हैं 25 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हमारे पास इसके वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 3 पर आ जाइए। अ 1.84 kg स्कूल बैग हैंग्स इन द मिडल ऑफ अ क्लॉथ लाइन। एक क्लॉथ लाइन है जिस पे कपड़े वगैरह डालते हैं। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये आ गई हमारी क्लॉथ लाइन। इस क्लॉथ लाइन के बिल्कुल मिडल से, सेंटर से ना एक बैग अटैच कर दिया गया जिसका मैस 1.84 kg है। ओके, अच्छा, विच काजिंग इट टू सैग बाय द एंगल ऑफ 3.5 डिग्री, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बैंड हो जाती है नीचे की तरफ। कितना बैंड हो जाती है, 3.5 डिग्री। यानी अगर मैं डायग्राम बनाऊँ उसकी रफ सी, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन में आ जाएगी, ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक बैग को ऐसे अटैच किया हुआ ऐसे, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ना थोड़ा सा बैंड हो गई, आप देख सकते हैं। तो कितना हुई है जी, 3.5 डिग्री इधर से भी, और 3.5 डिग्री इधर से भी होगी। ठीक हो गया, और यहाँ पर जो है वो बैग, उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है ऐसे। ठीक हो गया, अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द टेंशन इन द क्लॉथ लाइन। अब ये जो क्लॉथ लाइन है इसके अंदर जो है वो टेंशन फाइंड करनी। टेंशन क्या होता है, खिंचाव। इस रस्सी के अंदर, ये जो हमारे पास क्लॉथ लाइन है, ये एक रस्सी है ना, इसके साथ जब हमने एक बैग अटैच किया, उसका वेट है वो नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ना इस रस्सी में खिंचाव आया। ठीक है, उसको हम टेंशन कहते हैं। उस टी की वैल्यू हमने जो है वो कैलकुलेट करनी है, इसको टी से डिनोट करते हैं। वो सिर्फ इस तरफ टेंशन नहीं आएगी, इस तरफ भी टेंशन आएगी जो कि इक्वल होगी इसके, इसको भी हम टी से डिनोट कर देते हैं। ठीक हो गया, ओके जी। अब जरा देखिए जी, हम क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ये जो बैग है हमारा वो बिल्कुल रेस्ट पे है, नंबर ऑफ फोर्सेज एक्ट कर रही हैं और वो रेस्ट पे। इसका मतलब तमाम फोर्सेस का सम क्या हो रहा है, 0। बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन वो ये है कि बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेज एक्ट कर रही होती हैं और उनका सम क्या होता है, 0। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि तमाम फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट का सम भी 0,
तमाम फोर्सेस जो एक बॉडी पे एक्ट हो रही हैं उनके वाई कंपोनेंट का सम भी क्या होता है 0। और इसी को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे टेंशन की वैल्यू को फाइंड करें। तो यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वो क्या है फर्स्ट कंडीशन हमारे पास कि सम ऑफ ऑल द एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस इज इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ ऑल द वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस इज आल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, इनको हमने इस्तेमाल करना है, राइट। ओके जी, अब मैं यहाँ पे दोबारा से इसको यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। ये आ गया हमारे पास एक टेंशन का वेक्टर, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, उसको मैं टी से डिनोट करता हूँ। अब दूसरा वेक्टर बिल्कुल इतना ही होगा इसका, ठीक है, दोनों इक्वल है टेंशन, ये टी आ गया और जो वेट है वो एग्जैक्टली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। ये हमारे पास इस बैग का वेट आ गया, उसको मैं यहाँ पे डब्ल्यू से डिनोट करता हूँ। लेकिन हमें जो दिया गया वो मैथ दिया गया है, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे वेट को। तो आप जो है वो मैथ से वेट निकाल सकते हैं। आप सब जानते हैं कि W इज इक्वल्स टू mg, ये फार्मूला होता है वेट का। ठीक है, तो सिंपली आपने मैथ को g की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जो कि 9.8 होती है, तो आपको वेट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ इसको। अब देखिए मेरे पास जो है ये इसकी मैथ की वैल्यू 1.84 है, 1.84 मल्टीप्लाई करूँगा उसको मैं 9.8 से, 9.8 तो मुझे मिलेगा 18.032। तो मैं लिख लेता हूँ इसको यहाँ पे 18.032। कहाँ से आया? mg के फार्मूले से आया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ज़रा देखिए, अब मैंने यहाँ पे तमाम x कंपोनेंट का सम भी 0, तमाम y कंपोनेंट का सम भी 0, ये कंडीशन इस्तेमाल करनी है। उसके लिए मुझे इसके x कंपोनेंट y कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। तो बहुत आसान है, आप जानते हैं कि अगर आपके पास एक फोर्स है, ठीक है, तो उसका x कंपोनेंट y कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, ये आपका y कंपोनेंट आ जाएगा और ये आपका x कंपोनेंट। तो इसी तरह मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ना ये जो मेरे पास एक आ जाता है टेंशन का वेक्टर, इसको कंपोनेंट में सेपरेट करता हूँ। पहला कंपोनेंट ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एंगल को मैं कहता हूँ जी थीटा। मुझे पता है उसकी वैल्यू क्या है, 3.5 डिग्री है, लेकिन मैं उसको अभी थीटा ही लिखूँगा, सही है। और इसका भी जो एक x कंपोनेंट आएगा वो इस तरफ को आएगा, ऐसे ये आ जाएगा मेरे पास एंगल थीटा, सही है। अब दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो होगा हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उसको मैं यहाँ पे ब्लू से ड्रा कर लेता हूँ, ये ऐसे, और इसका भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे आएगा ब्लू से ऐसे, समझ गए? अच्छा, अब आपको पता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसमें कॉज इस्तेमाल होता है, जो हमारे पास ये वर्टिकल या परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसमें हम साइन इस्तेमाल करते हैं। तो थीटा के अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, तो इसमें साइन इस्तेमाल होगा। असल वेक्टर का नाम है टी, तो ये होगा टी साइन ऑफ थीटा। ये भी टी है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी होगा टी साइन थीटा। अब ये आ जाता है हॉरिजॉन्टल, इसमें क्या होगा? टी कॉस थीटा। ये भी क्या होगा? टी कॉस थीटा। बच्चों क्या किया है, सिंपली ना इस टेंशन को कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, ये टी साइन थीटा, ये टी कॉस थीटा। इसको भी कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा जी आगे चलते हैं हम। देखिए यहाँ पे हमारे पास अलोंग द एक्स एक्सिस ये एक जो है वो टी कॉस थीटा पॉजिटिव एक्सिस पे है, एक जो है वो नेगेटिव एक्सिस पे है। जो पॉजिटिव एक्सिस पे है उसको पॉजिटिव लेंगे, जो नेगेटिव एक्सिस पे है उसको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, इनका हम सम करेंगे, इधर लिखेंगे सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स। ठीक है, तो वो क्या आएगा हमारे पास? सम ऑफ एक्स कंपोनेंट एक है जी हमारे पास टी कॉस थीटा, टी कॉस ऑफ थीटा, और दूसरा क्या है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको टी कॉस थीटा प्लस, अब दूसरा देखिए नेगेटिव एक्सिस पे है ना, तो मैं इसको माइनस साइन के साथ लिखूंगा, माइनस टी कॉस थीटा। तो एक टी कॉस थीटा, एक माइनस टी कॉस थीटा, इनका सम क्या इक्वल टू हुआ? 0। ठीक है, अब y कंपोनेंट की तरफ आइए, सम ऑफ y कंपोनेंट, सम ऑफ y कंपोनेंट, सम ऑफ y कंपोनेंट्स। y कंपोनेंट में हमारे पास एक ये है पॉजिटिव एक्सिस पे, ये है भी है पॉजिटिव एक्सिस पे, और नीचे वेट है जो कि नेगेटिव एक्सिस के ऊपर है।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ। पहला आ गया जी मेरे पास t साइन थीटा, पहली वैल्यू, प्लस दूसरी वैल्यू ये वाली, ये भी अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस है, y एक्सिस ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव होगा, t साइन थीटा, प्लस तीसरा देखिए वेट वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है नेगेटिव y एक्सिस पे, तो इसको हम नेगेटिव लेंगे, माइनस w इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप जानते हैं कि तमाम y कंपोनेंट का सम भी क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, यहाँ पर आपने देख लिया ये दोनों 0 है, ये भी हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। इन दोनों का सम क्या, 0। इन तीनों का सम भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखिए यहाँ पर एप्पल प्लस एप्पल क्या होता है, 2 एप्पल, तो मैं इसको यूँ लिख लूँगा 2 टाइम t साइन थीटा, और ये वेट जो है ना, वेट उधर ले जाऊंगा, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू w। ठीक है, एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल, और वेट को मैं उस तरफ लेकर चला गया। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे वैल्यू चाहिए टेंशन की। ठीक है, तो टेंशन इधर ही रहेगी, और w डिवाइडेड बाय ये नीचे चला जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ थीटा। समझ गए, ये 2 भी उस तरफ जाके डिवाइड हो गया, और इसके अलावा हमारे पास ये जो साइन थीटा वो भी जाके नीचे हो जाएगा डिवाइड। अब मैंने इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेनी है, तो इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी मेरे पास, ये वेट की वैल्यू हमने निकाल के रखी हुई है 18.032, तो यहाँ लिखूँगा 18.032। ठीक है, और नीचे 2 साइन थीटा की क्या वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पहले पुट करता हूँ। साइन ऑफ थीटा कितना है, 3.5 डिग्री, 3.5 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा t इज इक्वल्स टू 18.032 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ 3.5। तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन ऑफ 3.5 इक्वल्स टू 0.061। ठीक है, तो लिखेंगे इसको यहाँ से 0.0610, 0.0610 ऐसे आ गया। अब इसको इसी तरह कैलकुलेटर में लिखा रहने दूंगा, और मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि हमारा आंसर ठीक आए। मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन जाएगा जी हमारे पास 0.1220। ठीक है, तो ये बन जाएगा 18.032 डिवाइडेड बाय 0.1220, 0.1220। ठीक है, अब इनको डिवाइड करना पड़ेगा हमें। 18.032 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 0.1220, तो ये बन जाएगा आपके पास 147.8 इज इक्वल्स टू 147.8 न्यूटन। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। प्रॉब्लम नंबर 4 पर आ जाइए। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। बहुत ही आसान और सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आपको एक वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दिया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है आप जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर निकालिए। दो कंपोनेंट दिए जा रहे हैं, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, ठीक है, और आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और साथ में उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ रखा है चैप्टर में कि अगर आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला ये होगा, लाइक अगर ए वेक्टर है तो ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ वाई कंपोनेंट। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। आपने यहाँ पे इसकी वैल्यूज प्लग इन करनी है। तो मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। मेरे पास ए एक्स की वैल्यू है -2.3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए वाई की वैल्यू है 4.1, उसका भी स्क्वायर आ जाएगा ऐसे। अब मैं इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से फाइंड कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेता हूँ तो याद रखिएगा नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो 2.3 और उसको स्क्वायर ले लेते हैं तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी 5.29 प्लस 4.1 का स्क्वायर, 4.1 इसका स्क्वायर ले लिया, 16.81 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इन दोनों को कर लेता हूँ ऐड। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ 5.29 प्लस
16.81, ये आ जाएगा आपके पास 22.1। अब मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 22.1 इज इक्वल्स टू 4.7, ठीक है। आगे भी है 4.701, लेकिन हम 4.7 लिख देते हैं, 4.7। अब इसका यूनिट क्या था, सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर लिख दीजिए, ठीक है। ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब आपने फाइंड करनी है जी इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन फाइंड करना भी कोई मुश्किल काम नहीं, इसका तरीका हम जानते हैं। वो क्या है, मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई आपके पास जो फाई है उसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। अब इसके केस के अंदर जो y कंपोनेंट है वो है ay और x कंपोनेंट है ax। ये फार्मूला है, इसके अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं जी वैल्यूज़। ये बन जाएगा फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ए वाई की क्या वैल्यू है, ए वाई की वैल्यू 4.1, ए एक्स की क्या वैल्यू, ए एक्स की वैल्यू -2.3, ठीक है। ये ऐसे आपने लिख दिया, सही है। अब आपने कैलकुलेटर से पहले इसको डिवाइड कर लेना है, जो आंसर आएगा उसका tan इनवर्स ले लेना है, ठीक है। तो अच्छा है कि अगर आप डायरेक्ट ही करें। अब क्या करेंगे, सबसे पहले दबाएंगे जी शिफ्ट दबाने के बाद आप प्रेस करेंगे इसमें कैलकुलेटर में 10, फिर ब्रैकेट आ जाएगी, फिर लिखेंगे जी 4.1 और डिवाइडेड बाय 2.3। नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है, मैं बताता हूँ क्यों करना है। तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 60.7। सो यहाँ पे जो आपके पास फाई की वैल्यू आई है वो आई है 60.7 डिग्री में, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई फाई की, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो हमें एंगल मिलता है ना यहाँ पे, ये जो फाई tan इनवर्स ऑफ ये जो हम फॉर्मूले से निकालते हैं, याद रखिएगा ये कभी भी एक्चुअल एंगल नहीं होता, ये रेफरेंस एंगल होता है। रेफरेंस एंगल वो होता है जो करीबी एक्स एक्सिस से लिया जाता है। मतलब मैं बताता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा करता हूँ ऐसे, और ये मैंने ड्रा कर लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब आपका जो ये जो एंगल है ना, एंगल इसका आर्म कहाँ पाया जाएगा, ठीक है, वो आप पहले अंदाज़ा लगाइए। ये देखिए आपके पास जो x है वो नेगेटिव है और जो y है वो पॉजिटिव है। x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, तो x एक्सिस नेगेटिव कहाँ पर होता है, ये यहाँ पर पाया जाता है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और जो y एक्सिस है वो पॉजिटिव कहाँ पर पाया जाता है, ये यहाँ पर वो y एक्सिस पॉजिटिव। तो एंगल कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे, ठीक है, यूँ घूमता हुआ यूँ जाता है ऐसे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फिर इसमें आता है फोर्थ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है आपके पास, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये है जी आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आपका जो है वो इन दो पॉइंट के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इसके दरम्यान में आपका एंगल होगा, तो जो एंगल है आपका वो यहाँ पर बनेगा कुछ इस तरह से। अब जो फाई की वैल्यू आई है ना फाई, ये फाई रेफरेंस एंगल होता है और रेफरेंस एंगल जो है वो करीबी एक्स एक्सिस से लिया गया एंगल होता है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर देखिए ये इधर बनेगा वो एंगल, ये होता है फाई, ये। बट याद रखिएगा एक्चुअल एंगल ये एंगल नहीं होता, ये रेफरेंस एंगल होता है। tan में जो देता है वो एक्चुअल एंगल नहीं देता, रेफरेंस एंगल देता है। एक्चुअल एंगल हमने खुद निकालना होता है, ठीक है। हमें पता चला कि y वाला पॉजिटिव है, x वाला नेगेटिव है, मैंने बताया ना इस नाइन को इग्नोर करना है, क्यों, इसी वजह से। ये इसका हल अभी हम यहाँ पे निकालेंगे, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसको देख के पता चला कि क्वाड्रेंट ये है। अगर ये क्वाड्रेंट है तो इस क्वाड्रेंट के मुताबिक अब हम एंगल निकालेंगे, सही है। एंगल जो होता है ना एक्चुअल एंगल, वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है, वो यहाँ से चलता गया, चलता 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 यहाँ पर आया। तो एक्चुअल एंगल आपका ये जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, ये आपका एक्चुअल एंगल होता है, ये वाला। दिस वन इज द एक्चुअल एंगल, जिसको हम थीटा कहते हैं, ठीक है। और ये एंगल कैसे है आपके पास, किस तरह वैल्यू मिलेगी आपको, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा होता है हमारे पास 180 स्ट्रेट लाइन, मगर ये पूरा 180 नहीं है, उससे कुछ कम है। कितना कम है, फाई के बराबर कम है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई आपके पास ये जो थीटा की वैल्यू है वो इक्वल होती है हमारे पास 180 डिग्री माइनस फाई, कि थीटा की वैल्यू 180 से कुछ कम है। कितनी कम है, फाई के बराबर कम है ना। तो ये फार्मूला आ जाता है आपके पास, इसमें आपने यहाँ पे फाई की वैल्यू पुट करनी है। सो थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस फाई। फाई की वैल्यू क्या है आपके पास 60.7 डिग्रीज,
ठीक है, अब ज़रा इनको माइनस कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 60.7, तो ये बन जाएगा आपके पास 119.3। सो थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 119.3 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास पहला पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट बिल्कुल इसी तरह से करना आपने, इसी तरह से यही फार्मूला मैं यहाँ पे लिखूँगा दोबारा से, बस वैल्यूज़ चेंज है उसकी, तो वो भी हमारे पास इसी तरह से आएगा। इसको लिखूँगा जी ax का स्क्वायर प्लस इसको लिखूँगा ay का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा जी, मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा इसमें। अब दूसरा केस में हमारे पास x की वैल्यू 3.9 है, 3.9 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ay की वैल्यू जो है वो हमारे पास -1.8 है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेटर का इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर में अगर हम देखें तो 3.9 उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो वो आपके पास आ जाएगा 15.21, ये बन जाएगा 15.21 प्लस 1.8 का स्क्वायर लेंगे, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1.8, तो ये बन जाता है आपके पास 3.24। अब मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, 15.21 प्लस 3.24, तो ये बन गया आपके पास 18.45। 18.45। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 18.45 इज इक्वल्स टू 4.29 आएगा आपके पास। ठीक है, 4.29। अब जो यूनिट था इसका साथ आप लगा सकते हैं, सेंटीमीटर्स में आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। फिर आती है जी बात इसके एंगल पे यानी डायरेक्शन पे, तो वही हम सबसे पहले हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स ऑफ ए वाई बाई ए एक्स आएगा। ठीक है, ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब हम नीचे इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो ये आएगा आपके पास फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ए वाई की क्या वैल्यू है आपके पास, ए वाई की वैल्यू -1.8 और डिवाइडेड बाय ए एक्स की वैल्यू क्या आपके पास 3.9। ठीक है, अच्छा अब इस नेगेटिव साइन को अपने यहाँ पर भी इग्नोर करना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम क्वाड्रेंट में कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने नहीं करना है इसको इस्तेमाल। ठीक है, ओके जी। अब जो है इसका हम tan इनवर्स ले लेंगे। ठीक है, पहले हम शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबा के फिर 10 लिखेंगे, 10 के बाद फिर लिखेंगे 1.8 और डिवाइडेड बाय 3.9। ठीक है, इक्वल करेंगे तो आपको मिलेगा 24.77। सो आपके पास जो यहाँ पे फाई की वैल्यू मिल गई है वो मिल गई है जी 24.77 डिग्रीज। ये आ गया जी आपके पास फाई की वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब मैंने बताया था कि भाई ये जो आपको tan से वैल्यू मिलती है ये एक्चुअल एंगल नहीं होता, ये रेफरेंस एंगल होता है। रेफरेंस एंगल वो होता है जो करीबी एक्स एक्सिस से बनाया जाता है। ठीक है ना, अब इस तरफ अगर है, जैसे देखें एक ये एक्स एक्सिस है, एक ये एक्स एक्सिस है, अब ये वाले एंगल से करीब ये वाला एक्सिस है, तो यहाँ से एंगल बना लिए, ये रेफरेंस एंगल था। अगर ये यहाँ पर होता तो इससे करीब एंगल बनाता, अगर यहाँ होता तो इससे करीब एंगल बनाता। तो करीबी एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है ना वो हमारा रेफरेंस एंगल होता है, बट वो एक्चुअल एंगल नहीं होता। एक्चुअल एंगल हमने फाइंड करना होता है। ये हमें रेफरेंस एंगल मिल गया, अब हम एक्चुअल एंगल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई आपका जो एंगल है वो किस आर्म में लाई कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर लेता हूँ उसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे बनाए थे, और फिर बताता हूँ कि क्वाड्रेंट कौन सा है। यहाँ पे ऐसे कर लिया मैंने इसको। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ओके। अब देखो जी हमारे पास जो इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है। एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव तो मतलब यहाँ पर आप एक निशान लगा लीजिए ऐसे। ठीक हो गया, अच्छा उसके बाद देखिए वाई कंपोनेंट नेगेटिव, तो वाई कंपोनेंट नेगेटिव नीचे होता है, यहाँ निशान लगाइए। तो ये बन रहा है आपके पास। तो एंगल कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी नहीं है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी नहीं है, ये थर्ड में भी नहीं है, ये है जी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको ड्रा कर लेता हूँ। ये आ गया जी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल।
ठीक हो गया। अच्छा, अब जो फाई की वैल्यू होती है ये करीबी एक्स एक्सिस से होती है। अब ये एक्सिस दूर हो गया, ये एक्सिस करीब है, ये तो ये रही आपके पास फाई की वैल्यू, ये ठीक है। जो आपको वैल्यू मिली है वो ये वाली वैल्यू मिली है, बट एक्चुअल एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से स्टार्ट होता है। अब पॉजिटिव एक्सिस जो है वो यहाँ से ये ऐसे घूमता 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 यहाँ तक आया, ये असल में इसका एंगल है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है। समझ गया ना? तो देखिए ये अगर पूरा सर्कल कंप्लीट होने में ना थोड़ा सा कम है, पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता तो एंगल होता 360 डिग्री, मगर ये पूरा नहीं हुआ, उससे कुछ कम है। कितना कम है? फाई कम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस केस के अंदर कि आपके पास जो थीटा है, जिसको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं पॉजिटिव एक्सिस पे, थीटा जो है वो आपके पास 360 डिग्री में से कुछ कम है। कितना कम है? फाई के बराबर कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिए फिर कि थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस फाई की वैल्यू कितनी है? 24.77। अब मैं इनको कर लेता हूँ माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे लिखता हूँ जी 360 डिग्री माइनस 24.77, तो ये मिल जाएगा जी आपको 335.23, तो मिलेगा 335.33 डिग्रीज। तो ये आ गया आपके पास एंगल। प्रॉब्लम नंबर 5, अ वेक्टर f हैविंग द मैग्नीट्यूड 5.5 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 10 डिग्री विद द x एक्सिस। एक वेक्टर है जिसका नाम है f, उसका मैग्नीट्यूड है 5.5 न्यूटन और वो x एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है 10 डिग्री का। ठीक है, ओके। एंड अ वेक्टर r विद द मैग्नीट्यूड ऑफ 4.3 मीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 80 डिग्री विद द x एक्सिस। एक और वेक्टर है जिसका नाम r है, उसका मैग्नीट्यूड 4.3 मीटर है और वो 80 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द x एक्सिस। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट? उनके डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की क्या मैग्नीट्यूड होगी? ठीक है, बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप ऐसा करें, x एक्सिस y एक्सिस बना के ना इसकी एक डायग्राम बनाइए। ये आ गया हमारे पास x एक्सिस एंड y एक्सिस ऐसे। ठीक है, पहला वेक्टर है जी f और वो एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ कितना? 10 डिग्री का। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ जी, फर्स्ट कर लें, ये आ गया मेरे पास एक वेक्टर f। ठीक है, ये और ये जो एंगल बना रहा है विद x एक्सिस वो कितना है हमारे पास? वो है 10 डिग्रीज। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा एक वेक्टर और है, ठीक है, और उसका नाम है जी r। वो x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है 80 डिग्री का, तो वो कोई तकरीबन कोई इस जगह पर होगा, इधर। ठीक है, इसका नाम रख दिया जी r वेक्टर। ठीक है, अब ये जो बना रहे हैं ना एंगल इसके साथ, ठीक है, वो एंगल है जी आपके पास कितना? 80 डिग्री का। ठीक है, ये इसका एंगल x एक्सिस के साथ 10 डिग्री, दूसरे का एंगल x एक्सिस के साथ 80 डिग्री। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब हमें क्या कहा जा रहा है? हमें ये कहा जा रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इनकी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के दो फॉर्मूले आपने पढ़े थे, वो आपको पहले आने चाहिए। ठीक है ना? तो आप जानते हैं कि a डॉट b जो है वो आपके पास इक्वल होता है a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, ये वैसे ही मैग्नीट्यूड होता है तो आप यूँ भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। अब दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो इसके लिए हम ऐसे बाहर लगा देते हैं। तो वो क्या होगा आपके पास? a b साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ n नहीं लिखना, n वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन शो कर देगा, वरना तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की ना, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, तो सिर्फ a b साइन थीटा लिखेंगे। ये दो फार्मूले होते हैं। ठीक है, अब सिर्फ फ़र्क यहाँ पे इतना समझना है कि ये जो यहाँ पर एंगल थीटा इस्तेमाल होता है ना, ये एंगल थीटा वेक्टर a और वेक्टर b के दरमियान में है। अब यहाँ पर हमारे पास वेक्टर f और वेक्टर r है, तो जो एंगल थीटा होगा ना वो r और f के दरमियान में होगा। ना तो हम इस केस में 10 डिग्री का एंगल लेंगे, ना इस केस के अंदर हम 80 डिग्री का एंगल लेंगे, क्योंकि इन दोनों के दरमियान ना तो 10 डिग्री का एंगल है, ना इन दोनों के दरमियान 80 डिग्री का एंगल है। इन दोनों के दरमियान एंगल है हमारे पास, उसको निकालना पड़ेगा, उसको मैं थीटा कह देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों के दरमियान एंगल हमने निकालना है, उसको थीटा कह देता हूँ। ठीक है, अब ज़रा देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल है 80 डिग्री। अगर उसमें से ये वाला निकाल दीजिए 10 डिग्री, तो पीछे क्या बचेगा? 70। ये देखें, ये एंगल है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक है सारे का सारा 80। ठीक है, ये सारा कितना है? 80। अगर उसमें से मैं ये निकाल देता हूँ, ये वाला मैं निकाल देता हूँ 10 डिग्री का, तो पीछे क्या बचेगा? यही बचेगा ना। कितना बचेगा?
70 डिग्री बचेगा। तो 70 डिग्री वो एंगल है जो इसके और इसके दरमियान में एंगल है। तो यहाँ पर थीटा बस ख्याल रखना है कि थीटा हमारे पास एंगल दोनों वेक्टर्स के दरमियान ही एंगल होना चाहिए। तो ये इन दोनों में से ना तो 80 इन दोनों के दरमियान है, ना 10 इन दोनों के दरमियान है। तो आप क्या करेंगे, इस 80 में से 10 माइनस करेंगे तो 70 डिग्री का आंसर आएगा। वो 70 डिग्री का एंगल आर और एफ के दरमियान पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर आप सबसे पहले जो है वो वैल्यू निकालेंगे जी, थीटा इज इक्वल्स टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है, थीटा 2 की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास 80 डिग्रीज, माइनस थीटा 1 की वैल्यू कितनी है जी 10 डिग्रीज। तो क्या मिलेगा आपको 70 डिग्रीज। तो याद रहे थीटा की वैल्यू आपके पास 70 डिग्री है। ठीक है, ये आपके पास थीटा की वैल्यू, बस आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने इनको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, देखिए पहले मैं निकाल लेता हूँ जी आर डॉट एफ। ठीक है, तो इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। इनका मैग्नीट्यूड में क्या आएगा हमारे पास, आर का मैग्नीट्यूड, एफ का मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा, आर का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास 4.3 ये लिख दिया मैंने। उसके बाद एफ का मैग्नीट्यूड कितना है, एफ का मैग्नीट्यूड है 5.5, बल्कि साथ में यूनिट भी लिख देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये साथ में आ गया जी मीटर, और एफ का मैग्नीट्यूड है जी 5.5, साथ में यूनिट भी लिख देता हूँ न्यूटन। ठीक है, और फिर लिखता हूँ जी कॉज ऑफ 70 डिग्रीज। ठीक है, अब मैंने पहले क्या करना है, कॉज 70 की वैल्यू निकालनी है, उस कॉज 70 की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले निकालिए कॉज 70 की वैल्यू। तो हमारे पास जो कॉज 70 डिग्री पे आता है वो आता है जी 0.342। अब ये आगे भी लिखा हुआ है, तो आप कोशिश करें इस पूरी वैल्यूज़ के साथ ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई करें ताकि आपका आंसर एग्जैक्ट आए। अगर आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखते हैं तब भी आंसर आ जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाता है। तो अच्छा है कि आप ऐसा करें कि पूरी वैल्यू लिखी रहे कॉस 70 की, उसके साथ ये मल्टीप्लाई करो, फिर उसके साथ ये मल्टीप्लाई करो। तो ये मेरे पास जो है वो आ जाता है 0.32। तो अगर आप कहते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4.3 मीटर्स इंटू 5.5 न्यूटन इंटू 0.3420। ठीक है, यहाँ तक 4 डिजिट तक लिख लें, वरना कोशिश करें कि आपका आंसर सही आए तो पूरा पूरा लिखा रहे। सही है, अब मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता हूँ जी 5.5 न्यूटन के साथ, फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ जी 4.3 के साथ। तो ये मुझे आंसर क्या मिलेगा 8.088 मिलेगा, 8.088। ये मीटर और ये न्यूटन, ये बन जाएगा न्यूटन मीटर। ये मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया। इसी तरह से अब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो उसके लिए क्या करूँगा जी आर क्रॉस एफ कर दूंगा। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, इसी तरह से आर का मैग्नीट्यूड इंटू एफ का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है ना। तो अब मुझे ये करना है कि इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, आर की वैल्यू है 4.3 मीटर्स, और एफ की वैल्यू कितनी है 5.5 न्यूटन, और साइन ऑफ यहाँ पे क्या पुट करूँगा 70 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री। ये अब मैं साइन 70 की वैल्यू लेके इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा। फिर बता रहा हूँ, साइन 70 की पहली वैल्यू ले लें, लंबा चौड़ा आंसर आता है, पॉइंट्स के बाद काफ़ी डिजिट्स होते हैं, पूरे लिखे रहने दें, मल्टीप्लाई दिस फिगर, फिर आंसर सही आएगा आपको, एग्जैक्ट बुक वाला आएगा। अगर आप 4 डिजिट तक लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, तो फिर थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी साइन ऑफ 70 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा जी 0.9396, आगे भी चलता जा रहा है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ एहतियातन इसको, ताकि आप चाहें तो लिखना लिख लें, नहीं लिखना तो डायरेक्ट डाल लें कैलकुलेटर में। 4.3 मीटर्स इंटू 5.5 न्यूटन इंटू 0.9396 ऐसे। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4.3, तो ये बन जाएगा आपका 22.22 न्यूटन मीटर। तो ये आ गया आपका बच्चों आंसर। प्रॉब्लम नंबर 6 पर आ जाइए। द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स 6 × √3 and 6 रिस्पेक्टिवली। ठीक है,
फाइंड द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर, इन वेक्टर्स के दरम्यान में एंगल फाइंड करना है। दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उनकी जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट है, उनका मैग्नीट्यूड दिया गया है, उन दोनों वेक्टर्स के दरम्यान में एंगल हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर लिख लेंगे, वो दिया गया है 6 × √3, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो हमें दिया गया है 6 के बराबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके फार्मूले ओपन करेंगे। पहले देखिए ज़रा, आपके पास मैंने यहाँ पे फार्मूला शो किया भी था, ये देखें, ये दो फार्मूले वही आप यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ए डॉट बी जो है ना आपके पास, ठीक है, ए डॉट बी, ठीक है, वो बराबर होता है आपके पास ए मैग्नीट्यूड, ठीक है, बी मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, इसको 1 कह लें, पार्ट 1। इसी तरह से जो आपके पास ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, वो आपके पास होता है जी ए बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पे इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट कर लें। अब आपने क्या करना है, आपको चाहिए एंगल। ठीक है, और एंगल फाइंड करने के लिए हमने ये करना है कि इन दोनों को ना आपस में डिवाइड कर लेना है। अब दोनों को डिवाइड करने से कैसे एंगल फाइंड हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है ना, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जी, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए डॉट बी मैग्नीट्यूड। डिवाइड कर लें, इनकी ये वैल्यूज भी डिवाइड हो जाएंगी, फिर ए बी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब देखिए ए बी जो है वो ए बी से कट जाएगा। ठीक है, तो ये बचा साइन, ये बचा कॉज, साइन बाय कॉज क्या बन जाएगा आपके पास, टेन थीटा। ठीक है, और ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है, ए क्रॉस बी की वैल्यू है आपके पास ये 6, और ए डॉट बी की वैल्यू 6 × √3, 6 × √3, तो ये 6 भी 6 से कट जाएगा, तो आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। अब ज़रा देखो, पहले हमने जो फार्मूले निकाले उसमें असल में क्या होता है, थीटा एक तरफ करके यानी एंगल एक तरफ करके tan के उधर जाके इन्वर्स करते हैं, आपको एंगल मिल जाता है। यहाँ पर भी ऐसे किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इनको आप डिवाइड कर लेते हैं ना दोनों को, तो साइन डिवाइडेड बाय कॉस करने से ऑटोमेटिकली आपके पास tan बन जाता है। अब थीटा इधर रहेगा, tan जाके इधर इन्वर्स हो जाएगा, तो आपको एंगल मिल जाएगा। सही है, तो आपने यही काम यहाँ पर करना है। ऐसे मैं यहाँ इधर कर देता हूँ कि थीटा को एक तरफ रखिए और tan इधर आके इन्वर्स कर लीजिए, tan इन्वर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय √3। अब सारा काम आ गया है कैलकुलेटर का। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में ये लिख लेना है जी, शिफ्ट दबा के फिर आपने 10 प्रेस कर लेना है। 10 प्रेस करने के बाद 1 डिवाइडेड बाय √3 कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है ऐसे, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये देखिए। ठीक है, अच्छा, अब आप इक्वल करेंगे इसको तो आपको आंसर मिलेगा जी 30। तो ये आपका जो थीटा है वो आ गया इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये जो एंगल है ना वेक्टर ए और बी के दरमियान, ये एंगल जो है वो आपका 30 डिग्री है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो ए डॉट बी और ए क्रॉस बी के अंदर जो एंगल थीटा इस्तेमाल होता है ना इनके फार्मूले में, ये वो एंगल है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान में है। अब जो भी वैल्यू इस एंगल की आएगी वो असल में आपके पास ए और बी के दरमियान में एंगल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। प्रॉब्लम नंबर 7 पर आ जाइए। अ यूनिफॉर्म रॉड 1 मीटर लॉन्ग विद द वेट ऑफ 6 न्यूटन can be supported in horizontal position on a sharp edge with the weight of 10 Newton and 15 Newton supported from its ends. What is the position of point of balance? अब बच्चों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ है 1 मीटर और उसका वेट है 6 न्यूटन। उस रॉड को आपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बैलेंस करना है। ठीक है, ओके, और किसकी हेल्प से बैलेंस करना है, विद द हेल्प ऑफ अ शार्प एज। शार्प एज जैसे आपके पास एक फुलक्रम है, आप देख सकते हैं इसका एज जो है वो बहुत शार्प है। इस तरह के शार्प एज के ऊपर आपने रॉड को बैलेंस करना है, समझ गए। और आपको ये बताया जा रहा है कि इस रॉड के दोनों एजेस पर हमने 2 वेट सस्पेंड किए हैं, एक तरफ 15 न्यूटन, एक तरफ 10 न्यूटन। ठीक है, अच्छा,
तो फिर आपसे ये पूछा जा रहा है, बताइए कि किस पॉइंट पर इस शार्प एज को रखा जाए कि ये रॉड बैलेंस हो जाए। वो पॉइंट हमने मालूम करना है जिस पॉइंट के ऊपर ये रॉड बैलेंस होगी। अब यहां पे एक बात तो क्लियर है कि आप अगर इसको सेंटर में रखेंगे फुलक्रम को, ठीक है, ये इस शार्प एज को, और इधर आप डिफरेंट वेट अटैच करेंगे, तो कभी भी आप इस रॉड को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो बैलेंस करने के लिए आपका जो फुलक्रम है वो इस सेंटर पोजीशन से इधर या इधर होना चाहिए, कहीं आगे पीछे होगा। अब वो किस पोजीशन पर रखा जाए कि आपके पास ये रॉड बैलेंस हो जाए, वो पोजीशन आपने बतानी है, उस पॉइंट की पोजीशन बतानी है जिस पॉइंट पर शार्प एज को रखा जाए या फुलक्रम को रखा जाए तो ये रॉड बैलेंस हो जाए। ठीक है बच्चों, ओके। तो सबसे पहले हम इसका डाटा नोट करते हैं। डाटा में लिखिए, जो हमें लेंथ बताई गई है इसकी 1 मीटर, इसका वेट बताया गया है, उसको W1 से डिनोट कर देते हैं, 6 न्यूटन। 2 वेट साथ में और बताए गए हैं, एक 10 न्यूटन का, एक 15 न्यूटन का, उनको नाम दे दें W2 एंड W3। और हमें क्या फाइंड करना है, पोजिशन ऑफ पॉइंट ऑफ बैलेंस। वो पॉइंट की पोजिशन बतानी है जिस पॉइंट के ऊपर आके ये रॉड बैलेंस हो जाए, जिस पे दोनों तरफ मुख्तलिफ वेट अटैच किए हुए हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो डायग्राम की तरफ आएँ। सबसे पहले एक ऐसे यूनिफॉर्म रॉड बना लीजिए, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर ऊपर शो करें। यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ आप देख सकते हैं, मैंने 1 मीटर शो कर दिया है। क्लियर? अब ध्यान से बात को सुनना, ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपने ध्यान चाहिए बस। अब क्या करेंगे जी, अब देखें, अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है ना, तो फिर इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो बिल्कुल इसके सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, तो उसने कहा ये यूनिफॉर्म रॉड है, तो फिर इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल सेंटर में होगा। और इस रॉड का जो अपना वेट है ना 6 न्यूटन जो बताया जा रहा है, वो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे की तरफ एक्ट होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे की तरफ वो वेट एक्ट होता है बॉडी का अपना। तो ये है जी हमारे पास वो वेट 1 जो कि 6 न्यूटन का है। ठीक है, और 2 इसके एजेस पे हमने वेट लगा दिए, एक एज ए और एक एज बी है। एज ए के ऊपर 15 न्यूटन का वेट हमने लगा दिया और एज बी के ऊपर हमने 10 न्यूटन का वेट जो है वो अटैच कर दिया। एक को W3 का नाम दे दिया, एक को हमने W2 का नाम दे दिया। ठीक है, अब हमें एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई फुलक्रम आपका सेंटर में नहीं आएगा, सेंटर में आएगा तो कभी भी ये बैलेंस नहीं होगा, तो उसको हटा के इधर या इधर लगाना है। ठीक है, तो अमूमन होता यूं है कि आपके पास जो वेट ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस कर रहा है ना, उसकी तरफ आप इसको लेकर आते हो ताकि उसका मोमेंट आर्म कम हो, उसका टार्क कम हो, दूसरे का मोमेंट आर्म बढ़ जाए, उसका टार्क फिर हमारे पास बढ़ जाए और ये बैलेंस होने, मतलब एक का टार्क यहाँ है, दूसरे का टार्क यहाँ है, एक का ज़्यादा एक का कम है, बैलेंस नहीं होगा ना। तो क्या करेंगे, उसको कम करेंगे, इसको बढ़ाएंगे ऐसे, तब ये बैलेंस होता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, मोमेंट आर्म चेंज करना पड़ता है। इसका पॉइंट जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा फुलक्रम वाला, मोमेंट आर्म बढ़ जाएगा, इधर मोमेंट आर्म कम हो जाएगा, तो इधर टार्क जो है वो हमारे पास कम हो जाएगा, इधर टार्क बढ़ जाएगा। इस तरह आके जो अलग अलग पोजीशन पर थे, एक को कम किया एक को ज़्यादा किया और ऐसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो अब आपको एक बात का पता होना चाहिए कि बड़े वेट की जानिब आपने थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर देना है। अब किस पॉइंट पर रखा जाए इस शार्प एज को, इस फुलक्रम को, कि आपका ये रॉड बैलेंस हो जाए, वो हमने मालूम करना है। हमें नहीं पता कि वो किस पोजीशन पर है, तो हम ऐसा करते हैं कि एक सपोज करते हैं पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट कोई होगा, ठीक है, कि जिस पॉइंट के ऊपर अगर फुलक्रम को रखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। सही है, उस पॉइंट को हम O मान लेते हैं। ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है उसको हमने G मान लिया। ये दोनों एजिस को हमने A और B का नाम दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ गए। और हम ये सपोज करते हैं कि इस पॉइंट O के ऊपर अगर आप फुलक्रम को रखेंगे तो ये रॉड बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब इस पॉइंट O का इससे कितना फासला हमें पता नहीं है ना, अननोन है, तो हम उसको X सपोज कर लेते हैं। ये देखिए O से G तक फासला हमने X सपोज कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने मान लिया जी पॉइंट O के ऊपर अगर फुलक्रम को रखोगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये बैलेंस हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो क्लॉकवाइज टार्क है और जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क है वो क्या है, इसमें बराबर आ गए। क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज टार्क। समझ गया ना, क्योंकि रॉड क्या हो गया, बैलेंस हो गया, तो क्लॉकवाइज टार्क एंटी क्लॉकवाइज टार्क क्या हो गया, आपके पास इक्वल हो गया इस कंडीशन में। सही है, इसको हम बोलते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये रॉड जब बैलेंस होगी, इक्विलिब्रियम में आ गई, इक्विलिब्रियम में आ गई तो मतलब ये कि इसके अंदर जो क्लॉकवाइज टार्क और जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क है वो दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी कंडीशन का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और वो क्या है, सम ऑफ ऑल द टॉर्क, या जितने भी क्लॉकवाइज टार्क है, इसको मैं CW लिख दूं, क्लॉक
वाइज, टॉर्क क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ओके जी, अब यही कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करनी है और आपने बताना है उस पॉइंट की पोजीशन को कि वो पॉइंट कहाँ पर पाया जाता है जहाँ पे हम इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। बड़े ध्यान से सुने, बहुत सिंपल आसान है, कोई मुश्किल काम ये नहीं है। देखिए हमने यहाँ पे पहले इसको समझ लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे टार्क कैलकुलेट करने हैं, तो टार्क में हमें मोमेंट आर्म चाहिए होंगे, तो उनकी वैल्यूज़ भी पुट करनी होगी। तो पहले आपको मैं ये बता देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ इसकी पूरी आ गई 1 मीटर। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इधर भी 0.5 होगा, इधर से इधर भी क्या होगा 0.5, यानी आधा आधा कर दिया ना, ½ मीटर इधर और ½ मीटर इधर, 0.5 मतलब हाफ, सही है। अब ये आपने जो पॉइंट सपोज किया ओ जिसके ऊपर आगे ये बैलेंस होगा, उसका जी से कितना फासला हमें नहीं पता, उसको सपोज कर लिया x, सो जी से ओ तक जो फासला है उसको हमने x सपोज कर लिया, सही है। अच्छा, फिर ये डिस्टेंस कितना होगा, आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारे पास 0.5, ठीक है, उसमें से इतना है x, तो बाकी क्या बचा 0.5 माइनस x, ठीक, ओके। यहाँ से लेके यहाँ तक ये फासला कितना है, देखो ये था 0.5, उसमें कुछ मजीद ऐड किया, कितना ऐड किया x, तो 0.5 प्लस x, ठीक है। ये समझ आ गई आपको, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके मुताबिक आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पे क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क हमने लिखने हैं, तो पहले ये चेक कर लेते हैं भाई कौन से जो है वो क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करेंगे वेट और कौन से एंटी क्लॉकवाइज, सही है। देखिए ज़रा गौर से, आप ऐसा किया करें कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ना ऐसे इसको मार्कर का ऐसे यहाँ पे एज रख लें, ठीक है, वो एज जहाँ पे आपने इसका हाथ रखा हो ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखिए यहाँ से जो फोर्स ऊपर से नीचे लगेगी वो क्या करेगी, वो क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करेगी, घड़ी की पिन की डायरेक्शन में ये घूमेगा, तो ये जो है वो हमारे पास क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करेगा, क्लॉकवाइज। तो मैं इधर इसके टार्क को बोल देता हूँ टार्क 1, और ये किस डायरेक्शन में होगा जी, हमारे पास ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और दूसरा देखिए यहाँ पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऊपर से नीचे की तरफ, ये भी, तो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसके टार्क को मैं बोल देता हूँ, ये यहाँ से जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो टार्क 2 होगा, और उसकी जो होगी जो डायरेक्शन वो भी क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और जो यहाँ पर है ये वाला जो वेट है वो जो टार्क प्रोड्यूस करेगा, उसको देखिए ये आ गया मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये ऊपर से नीचे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी की जो पिन है वो जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसके साथ अपोजिट में ये मूव करेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो यहाँ पर इसको मैं टार्क को नाम देता हूँ जो टार्क 3, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कि हमारे पास जो क्लॉकवाइज टार्क है वो कितने जी, 2 हैं, एक है टार्क 1 प्लस दूसरा है टार्क 2, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज में है ही हमारे पास एक, तो उस एक को लिख देंगे टॉर्क 3, 1 + 2, ये हमारे पास 3 आ गया, ठीक हो गया बच्चों। ओके जी, अब देखिए ज़रा, अब हमें इन टार्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सही है। तो टार्क का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स, ऐसे है ना, मोमेंट आर्म और फोर्स की प्रोडक्ट हमारे पास टार्क होती है। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले हम टार्क 1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये रहा टार्क 1, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिस पॉइंट की गिर्द बॉडी जो है वो घूमेगी, यानी कि ये देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, ये एक पॉइंट जिसमें बॉडी ऐसे ऐसे घूमेगी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ओके जी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया, और ये हमारा आ गया जी वेट W1, ठीक है। तो मोमेंट आर्म कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये हमारा वेट की फोर्स है, ऊपर से नीचे की तरफ एक्ट हो रही है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मोमेंट आर्म कहते हैं। तो ये मोमेंट आर्म है जी हमारे पास OG, ठीक है, और वेट की फोर्स है हमारे पास W1। तो यहाँ पर टार्क होगा मोमेंट आर्म OG, ठीक है, और वेट की फोर्स आ गई हमारे पास W1, ठीक है, इसका टार्क आ गया, प्लस टार्क 2 पर आइए, यहाँ पे जो W2 वाली फोर्स है ये टार्क 2 प्रोड्यूस करेगी, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सही है। तो देखिए ये आ गया इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी जिस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट हो रही है, ठीक है। और ये आ गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको मोमेंट आर्म कहते हैं, यानी OB, ठीक है। तो OB यहाँ पर आ गया मोमेंट आर्म, और फोर्स का नाम क्या है, फोर्स है हमारी W2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं ऐसे W2, ठीक है, फिर इक्वल के सामने यहाँ पर आ जाएगा इक्वल। अब टॉर्क 3 यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, सही हो गया। तो ये आ गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये आ गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स।
तो यहाँ से यहाँ तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है वो ओ ए है, और इसका नाम फोर्स का W3 है। तो ओ ए आ गया हमारे पास, ओ ए मोमेंट आर्म आ गया और फोर्स है W3। ओके, अब हमने इनकी वैल्यूज को पुट करना है। पहले हम वैल्यू पुट करेंगे ओ जी की। तो ओ जी देखिए यहाँ पर हमें, ये ओ से लेकर जी तक, ये ओ जी, ठीक है। ओ जी किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा एक्स, ठीक है। और जो W है हमारे पास, W की क्या वैल्यू है? W1 की वैल्यू वो 6 न्यूटन है, तो यहाँ पर आएगा 6, ठीक है। प्लस अब ज़रा यहाँ पर देखिए ओ बी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ से? ये देखिए ओ से लेकर बी तक ये। अब देखिए यहाँ से सेंटर से यहाँ तक था हमारे पास 0.5 और यहाँ से यहाँ तक है x, तो दोनों मिलके क्या बन गया? 0.5 प्लस एक्स। तो ओ बी आ गया हमारे पास 0.5 प्लस एक्स, ये आ गया मोमेंट आर्म। और वेट W2 की वैल्यू कितनी है? W2 की वैल्यू हमारे पास 10, तो ये 10 आ गया, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल्स टू, अब देखिए ओ ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ था 0.5, मगर ये 0.5 से कम है। कितना कम है? x कम है, तो 0.5 माइनस एक्स, तो लिखेंगे 0.5 माइनस एक्स। और W3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? W3 की वैल्यू कहाँ गई जी हमारे पास? ये रहा W3, 15, तो यहाँ लिख दूंगा 15 है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जरा देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, बनेगा हमारे पास 6x, उसके बाद फिर प्लस 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से तो आपको मिलेगा 5, प्लस 10 को x से मल्टीप्लाई करें मिल जाएगा 10x। ओके, अब यहाँ पर देखिए 15 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया 7.5 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और 15 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15, साथ में x भी आएगा, सॉरी x भी आ गया। अब x वाले एक तरफ ले जाओ, नंबर दूसरी तरफ ले जाओ, ये आ गया हमारे पास 6x और ये आ गया हमारे पास 10x और ये वाला इधर आके प्लस का 15x आ गया, ठीक है। ये प्लस का 5 था तो जाके माइनस हो जाएगा, 7.5 माइनस 5, ठीक हो गया। अब ये 6 प्लस 10 होते हैं 16 प्लस 15 होते हैं 31x इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 7.5 माइनस 5, तो ये बन जाएगा 2.5, ठीक है। अब यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 31, तो ये आपके पास आंसर आएगा कैलकुलेटर से, इसको चेक कर लेते हैं। 2.5 डिवाइडेड बाय 31, तो ये मिलेगा आपको 0.08, तो यहाँ लिख लेते हैं जी हम 0.08, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। लेकिन बच्चों ये हमें ये बता रहा है कि इस सेंटर पोजीशन से कितनी दूरी पर ये पॉइंट है, तो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन रह जाती है, क्या पता वो 0.08 सेंटीमीटर इस तरफ हो या 0.08 सेंटीमीटर इस तरफ हो। तो हम इस पॉइंट से नहीं लेते इसको, हम इस एक एंड से बता देते हैं, ए पॉइंट से, ठीक है ना। तो ए पॉइंट से ओ तक जो डिस्टेंस है ना वो हम मालूम कर लेते हैं, सही है, कि इस पॉइंट ओ का ए से कितना फासला है, ठीक है, ये हम मालूम कर लेते हैं। तो जो इधर हमने जो मालूम करना था वो क्या था? पोजीशन ऑफ द पॉइंट, तो यहां लिख देते हैं जी पोजीशन ऑफ पॉइंट, उस पॉइंट की पोजीशन फ्रॉम ए पॉइंट से उसकी पोजीशन, मतलब ए पॉइंट से कितनी दूरी पर वो पाया जा रहा है, ठीक है। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओ ए से, ठीक है। और ओ ए की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 0.5 माइनस एक्स, 0.5 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू आपको मिल गई 0.5 माइनस 0.08, इसको माइनस करेंगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.5 माइनस 0.08, तो आंसर मिलेगा आपको 0.42, ठीक है। ये आपको वो डिस्टेंस बता दिया कि वो पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर जाके आप इसको बैलेंस करेंगे वो ए पॉइंट से 0.42 मीटर्स, क्योंकि हमारे पास जो इसका यूनिट था
लेंथ का वो मीटर्स था, तो यहाँ पे हम साथ में मीटर्स लिख देंगे, चाहे तो साथ साथ भी यूनिट लेके चल सकते हैं, ठीक है, चाहे तो एंड पे भी लगा सकते हैं। तो ये आपके पास वो जो डिस्टेंस आ गया वो 0.42 मीटर्स का डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 8 पर आ जाइए। अ 4 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म लैडर विद द वेट ऑफ 120 न्यूटन leans against the wall making an angle 70 degree above a cement floor as shown in the figure. Assuming the wall is frictionless but the floor is not, determine the forces exerted on the ladder by the floor and by the wall. अब बच्चों इस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि एक यूनिफॉर्म लैडर है जिसकी लेंथ है 4 मीटर्स, उसका वेट है 120 न्यूटन, वो एक दीवार के साथ लगी है और 70 डिग्री का एंगल बना रही है विद द फ्लोर। और इसके अलावा आपको ये बताया जा रहा है कि आप ये अज्यूम करें कि जो फ्लोर है वो फ्रिक्शनल है और जो वॉल है वो फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। और हमें क्या मालूम करना है, हमें ये मालूम करना है कि इस लैडर के ऊपर ये जो फ्लोर है और ये जो वॉल है ये इस लैडर के ऊपर क्या फोर्स लगाती हैं। डायग्राम भी साथ में दी हुई है। FW जो वॉल इस लैडर पर फोर्स लगाती है और FG जो ग्राउंड इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। ये दोनों फोर्सेस जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि ये क्या बात की गई जी फ्रिक्शनलेस और फ्रिक्शनल सरफेस की। बच्चों देखो, अगर आपके पास कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस है यानी बिल्कुल स्मूथ है, उसमें ज़रा भी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आप ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका एक वेट होता है जो कि डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके रिएक्शन के तौर पे एक अपवर्ड फोर्स लगती है जो कि यहाँ पे सरफेस से परपेंडिकुलर होती है, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होती है, इसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है। इस केस के अंदर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, तो फ्रिक्शनल कोई फोर्स नहीं होती, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम ऐसा केस ले लेते हैं जहाँ पे आपके पास सरफेस स्मूथ नहीं है या फ्रिक्शन वाली कह लीजिए आप, ठीक है, आप यूँ कह लीजिए फ्रिक्शन वाली सरफेस है, फ्रिक्शनल सरफेस है, ठीक है। अच्छा, अब उसके ऊपर अगर एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, उसका रिएक्शन के तौर पे एक अपवर्ड लगेगा। इसके अलावा अगर आप ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं, ठीक है, या उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, उसको अपोज करेगी फ्रिक्शनल फोर्स। यानी अगर आप ऑब्जेक्ट को उधर को मूव कराते हैं ना तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट में अप्लाई होती है, ठीक है। तो वो एक तरह सा रिएक्शन होता है आपकी अप्लाई की हुई फोर्स का, ठीक हो गया। तो अब देख सकते हैं कि एक ये रिएक्शन जो फ्रिक्शन की वजह से आया और एक ये उसके वेट की वजह से आया, ये दोनों कंबाइन करेंगे एक रिजल्टेंट मिलेगा। तो रिजल्टेंट रिएक्शन आपको बस इस डायरेक्शन में आएगा R एट सम एंगल थीटा, ना तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा ना वर्टिकल में होगा, बल्कि वो ऐसे एट सम एंगल थीटा आएगा, ठीक है। तो आप बुक में देख सकते हैं आपके पास जो ग्राउंड की रिएक्शन फोर्स है वो आपके ऐसे एक एंगल बना रही है, ठीक है, इसको FG कहा गया। और जो हमारे पास फ्लोर की सॉरी वॉल की है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, क्योंकि ये स्मूथ थी ना तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये रफ थी यानी कि इस पे फ्रिक्शनल इफेक्ट था, इसमें फ्रिक्शन नहीं थी, इस वजह से इसका आप देख सकते हैं कि FG आपको ग्राउंड की फोर्स ऐसे अप्लाई होगी इसके ऊपर। बात समझ गए? ओके जी, अब हम आगे बढ़ते हैं जी। डाटा साथ में हमने नोट कर लिया है कि लेंथ 4 है, थीटा 70 है, वेट 120 है और दो चीज़ें मालूम करनी है, FW और FG मालूम करनी है, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी होगी हमारे माइंड में। सबसे पहले अगर इसको आप ज़रा गौर से देखेंगे तो ये आपको रेस्ट पे नज़र आ रही है, रुकी हुई है। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो मतलब वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और जो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है उसके ऊपर अप्लाई होने वाला जो क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क है वो इक्वल होता है, नेट टॉर्क 0, और उसके ऊपर अप्लाई होने वाली जो नेट फोर्स है वो भी क्या होती है 0, यानी टोटल फोर्स जो उसके ऊपर अप्लाई हो रही है सबका सम क्या होता है 0। दूसरे अल्फाज में आप यूँ भी कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग अलोंग द वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। ये 2 पॉइंट्स हैं जिसकी हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए हमारे माइंड में क्या स्ट्रेटजी होगी, हमने कैसे इसको सॉल्व करना है। हमने देखा ये बॉडी जो ये जो लेडर है वो वॉल के साथ ऐसे लगी हुई है और रेस्ट पर है, मतलब इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशन फॉलो करेगी, तमाम फोर्सेस का सम भी 0, तमाम टार्क का सम भी 0। दूसरे अल्फाज में क्लॉकवाइज टार्क एंटी क्लॉकवाइज टार्क इक्वल। बस इसी को हम इस्तेमाल करेंगे और वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी यूजिंग सेकेंड condition of equilibrium।
इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन आपसे ये कहती है कि भाई जितना भी आपके पास क्लॉकवाइज टार्क है, क्लॉकवाइज वो इक्वल होता है सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज टार्क, एंटी क्लॉकवाइज टार्क के इक्वल होता है। ठीक है, इस कंसेप्ट को हमने यहाँ पे अब इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। अब याद रहे कि जब भी आप इसको अप्लाई करते हैं या टार्क कैलकुलेट करते हैं किसी बॉडी में, तो सबसे पहले वहाँ पर आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को स्पेसिफाई करना होता है कि भाई आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा जिसको मान के आप टार्क को कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि टार्क कैसे लेते हैं, मोमेंट आर्म इंटू फोर्स। ठीक है, अब मोमेंट आर्म कैसे आता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रहे ये पॉइंट, इसका इस्तेमाल होगा बार बार यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको एक्सिस स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो हम ले लेते हैं जी एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको, इस पॉइंट को, इसको हम नाम दे देते हैं जी ओ का। ठीक है, ओ इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, टेकिंग पॉइंट ओ एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया, सही है। अब इसके मुताबिक आपने जो है वो यहाँ पे टार्क कैलकुलेट करने हैं। अब इसका टार्क कैलकुलेट करना थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ से परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल बताई है। एक एक चीज़ को सेपरेट करके समझाऊंगा बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से, ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन आपके माइंड में ना रहे और आप आसानी से इसके टार्क को कैलकुलेट कर सकें। बस एक चीज़ अपने माइंड में अच्छे से बिठा लो कि आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए टार्क की, कि टार्क मिलता है मोमेंट आर्म और फोर्स को मल्टीप्लाई करने से। और मोमेंट आर्म क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं वो लाइन जिस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट कर रही है, समझ गए। ओके जी, तो ये हमारा वो लेटर था। ठीक है, इस पॉइंट को हमने मान लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक ये वाली फोर्स है जो इसमें टार्क प्रोड्यूस करेगी, और एक ये इसके वेट की फोर्स है जो इसमें टार्क प्रोड्यूस करेगी। अब याद रहे ये यूनिफॉर्म लेडर है, यूनिफॉर्म लेडर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसके सेंटर में, उसके मिड में होगा, और जो वेट है सारा उसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा होता है, और वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो मैंने इसके सेंटर में एक पॉइंट बनाया और वहाँ से वेट को ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड शो कर दिया। ठीक है, बात समझ गए। ये बिल्कुल इसके मिड से, इसके सेंटर से ही एक्ट करेगा वेट। क्लियर हुई बात। अच्छा जी, तो यहाँ से ये वेट आ गया सेंटर से नीचे की तरफ, और यहाँ से इसके ऊपर ये वॉल की रिएक्शन फोर्स जो है FW जिसे कहते हैं FW वो। ठीक है ना, तो इन दो फोर्सेस ने टार्क प्रोड्यूस करना है। अब ज़रा सोचिए कि क्या ये दोनों क्लॉकवाइज हैं, क्या ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, कैसे। इधर देखिए, अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे फिक्स कर देते हैं यहाँ से, और ऊपर से नीचे की तरफ एक ऐसे यूँ फोर्स लगाते हैं, तो ये जो वेट वाला है वेक्टर है, ये यहाँ से इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, तो ये जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरी तरफ देखिए ज़रा, यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इधर को फोर्स लगाइए, इधर को ऐसे घुमाते हैं तो फिर क्या होगा, ये ऐसे ही आएगा इस तरह, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये देखिए, ये फिर से देखिए, इधर को फोर्स लग रही है ना, ऐसे आप लगाइए फोर्स ऐसे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो ये वाला जो टॉर्क है वो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, इसका जो टार्क आएगा वो आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क दोनों इक्वल होंगे। ठीक है ना। अच्छा जी, देखिए अब हमने इन दोनों का टार्क कैलकुलेट करना, और टार्क कैलकुलेट करना ही स्टूडेंट के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला आ रहा होता है, वो थोड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि डायग्राम इस तरह की बनी हुई है। तो बच्चों कुछ मसला नहीं है, आसानी से आप इसको टार्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसका टार्क कैलकुलेट करता हूँ। अब देखो ज़रा, ये आगे मेरे पास फोर्स इस डायरेक्शन में आ रही है, टार्क कैलकुलेट करना है ना, मोमेंट आर्म इनटू फोर्स। मोमेंट आर्म क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा देखिए ये फोर्स है, मैंने इसको एक्सटेंड करके यूं बना दिया, ये आ गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी जिस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट कर रही है, ये वो लाइन है जिस लाइन के अलोंग फोर्स ऐसे एक्ट कर रही है। अब मोमेंट आर्म क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आप देख सकते हो, ये क्या एंगल बन रहा है इसके साथ, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो इनके एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट आर्म। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, तो उसको मैं यहाँ पे सेपरेटली सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपके माइंड में बिल्कुल ज़रा से भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। तो देख लो,
ये आ गया मेरे पास इस रॉड की लेंथ L। अब मैंने और कुछ नहीं बनाया, सिर्फ इस वेक्टर को बनाया ताकि इसका टार्क कैलकुलेट करना सीख जाओ। यहाँ से इस तरफ को एक फोर्स अप्लाई हो रही है, तो ये आ गया हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये आ गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट आर्म इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, तो ये हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया इसके ऊपर, ये आ गया मोमेंट आर्म। ठीक है, अब इसकी वैल्यू L sin थीटा कैसे, देखो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर है, ये देख सकते हैं आप, ये समझ लीजिए कि ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर है, और ये हमारे पास वो उसके ग्राउंड की सरफेस, ये एंगल थीटा है, तो ये एक ट्राइंगल बनती है। मैंने यहाँ बना दी ट्राइंगल। आपको फोर्स को कंपोनेंट में ब्रेक करना आता है ना, अगर फोर्स F है तो F cos थीटा F sin थीटा, नीचे वाला F cos थीटा ऊपर वाला F sin थीटा, अगर थीटा यहाँ पर है तो। वैसे ही यहाँ पर ये लेंथ है L, इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लो। एक आपके पास आ गया ये वाला कंपोनेंट L sin थीटा, एक ये कंपोनेंट आ गया L cos थीटा। मगर अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारा ये मोमेंट आर्म है, और वो मोमेंट आर्म किसके बराबर है, वो L sin थीटा के बराबर है। तो यहाँ से हमने यूँ लिख दिया कि जो मोमेंट आर्म है वो L sin थीटा के बराबर है। बात समझ गए? तो ये आ गया हमारे पास मोमेंट आर्म L sin थीटा। ठीक है, अब ये फोर्स है और ये आ गया हमारे पास मोमेंट आर्म। ठीक है, तो ये कौन सा टार्क प्रोड्यूस करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम एंटी क्लॉकवाइज टार्क को कैलकुलेट करके यहाँ लिख लेते हैं। जरा देखिए हमारे पास ये क्लॉकवाइज टार्क है और ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क। तो एंटी क्लॉकवाइज टार्क में हम यहाँ पे ले लेते हैं जी उसकी वैल्यू, मोमेंट आर्म कितना है L sin थीटा। ठीक है, L sin ऑफ थीटा, और जो फोर्स है वो कौन सी हमारे पास FW, तो लिख देते हैं यहाँ पर हम FW। सही है, उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी ये जो क्लॉकवाइज टार्क है। सही है, अब इसको भूल जाइए, इस पे फोकस कीजिए। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे की तरफ वेट एक्ट करता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके पास लेंथ का हाफ पे होता है, याद रखना। तो ये अगर पूरी लेंथ L है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो L/2 है, हाफ लेंथ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से नीचे की तरफ वेट एक्ट कर रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ड्रा कर लो, जो मैंने आपको बताया सिंपल सा केस। ये डॉटली लाइन नजर आ रही है आपको, ये वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आ गई, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, और टॉर्क कैसे निकालते हैं, मोमेंट आर्म इनटू फोर्स। मोमेंट आर्म क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देख लो परपेंडिकुलर है ना परपेंडिकुलर। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यानी जिस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट कर रही है, और ये आ गया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास मोमेंट आर्म है। अब इसकी वैल्यू L/2 cos थीटा कैसे आ गई, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मैं बताता हूं आपको, कोई मसला नहीं है। अब आप सिर्फ इस वेक्टर को यहां पे देखिए, ये रॉड बना लिया, उसकी फुल लेंथ थी L, और ये हाफ लेंथ कितनी होगी यहां से लेकर यहां तक, ये L/2। वेट एक्ट कर रहा है यहां से नीचे की तरफ, ये आ गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी मोमेंट आर्म। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ गया। ठीक है, तो ये छोटी सी ट्रायंगल बनती है, देखो ये यहाँ से ऐसे ट्रायंगल बन रही है, इस ट्रायंगल को यहाँ पे सेपरेटली ड्रा कर लो, जिसमें ये लेंथ कितनी है L/2, लिख दी L/2। एंगल ये वही थीटा है जो कि यहाँ पर थीटा था। ठीक है, और उसके बाद अब इस L/2 को ना दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लो, L/2 sin थीटा, L/2 cos थीटा। नीचे वाले कंपोनेंट की वैल्यू कैसे मिलेगी, L/2 cos थीटा। ऊपर वाले कंपोनेंट की वैल्यू कैसे मिलेगी, जो परपेंडिकुलर है L/2 sin थीटा। अब आपका जो मोमेंट आर्म है वो ये वाला कंपोनेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। तो ये आ गया आपके पास मोमेंट आर्म, जिसकी वैल्यू L/2 cos थीटा है। तो सिंपल हो गया, L/2 cos थीटा मोमेंट आर्म आ गया, और फोर्स कौन सी है, वेट की W। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेंगी जी, क्लॉकवाइज टार्क। और क्लॉकवाइज टार्क में जो हमारे पास मोमेंट आर्म आया है वो L/2 cos ऑफ थीटा, और उसके बाद फिर आपको साथ में जो फोर्स मल्टीप्लाई करनी पड़ती है वो W है, तो यहाँ पे लिख देंगे जी हम W। ठीक है बच्चों, अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर लीजिए। L जो है वो लेंथ है, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 4/2 cos ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है जी, थीटा की वैल्यू हमें दी गई है 70 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय वेट, वेट कितना है 120, समझ गए। अच्छा, अब उसके बाद चाहें तो साथ में यूनिट भी लिख सकते हैं, चले मैं साथ में यूनिट मेंशन कर देता हूं ताकि आपको मसला ना हो। यहाँ पे लिख देता हूँ जी 4 मीटर्स/2, और यहाँ पे फिर साथ में न्यूटन भी लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये लेंथ अगेन हमारे पास क्या आ गई, लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 4 मीटर्स,
और साइन ऑफ थीटा की वैल्यू 70 डिग्री, और उसके बाद एफ डब्ल्यू की वैल्यू आपको मालूम करनी है, सही है, तो उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे एफ डब्ल्यू। ठीक, अब आप कैलकुलेटर लीजिए और इसको ऐसे डिवाइड कीजिए पहले, और फिर इनको मल्टीप्लाई कीजिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले इसको काट लें, 2 1 2 2 2 4, तो ये 2 मीटर बन गया हमारे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बल्कि कैलकुलेटर का डायरेक्ट यूज़ करते हैं। मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या करना आपने, ताकि आपका आंसर गलत ना आए, सही आए। पहले कॉस की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पर निकालते हैं जी हम कॉस 70 डिग्री, ये मिल जाती है हमें 0.342। आगे भी डिजिट्स हैं, हम उसको एज इट इज़ रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 120 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 120, ये आंसर आ गया। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये जो हमारे पास 2 आया था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो आपको आंसर मिलेगा जी यहाँ पर 82.08। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह इधर भी ऐसा ही करिए, साथ में यूनिट भी लिखेंगे, सॉरी इसका यूनिट आ गया मीटर और ये यहाँ पे न्यूटन, तो न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर पहले साइन 70 उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो मैं लिखूँगा जी साइन 70 डिग्री इक्वल टू 0.9396, और भी अगर डिजिट्स हैं तो मैं इसको पूरे को लिखा रहने दूंगा और उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 को। ऐसा क्यों करना, ताकि आपका आंसर एग्जैक्ट आए। तो ये आपका मिलेगा जी 3.75। ठीक है, और भी डिजिट्स हैं, लेकिन चले हम यहीं तक इसको रोक लेते हैं, सही है। ओके, उसके बाद साथ में क्या आएगा, इसका यूनिट मीटर्स का, और साथ में वो अननोन फोर्स एफ डब्ल्यू आ गई। अब आप इसको जाके इसके नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा जी 82.08 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय 3.75 मीटर्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू एफ डब्ल्यू। इन दोनों को हम कर लेते हैं जी डिवाइड, 82.08 एंड डिवाइडेड बाय 3.75, तो वो बन जाएगा आपके पास 21.88। ठीक है, ये मीटर मीटर से कट गया, साथ में आ गया न्यूटन, एंड दैट इज इक्वल्स टू एफ डब्ल्यू, सही है। तो ये आपके पास एक वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक वैल्यू जो है वो आपको मिल गई है। अब हमने दूसरी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, और दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये एफ जी की। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को उसके लिए अप्लाई करेंगे, और लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऐसा करेंगे कि इसको ना फोर्स को, इसके जो दो कंपोनेंट हैं उसमें ब्रेक कर लें। एक ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे एफ जी एक्स, और एक ये वाला कंपोनेंट जिसको हम बोलेंगे एफ जी वाई, यानी कि एफ जी का एक्स कंपोनेंट और एफ जी का वाई कंपोनेंट। ये हमने इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को लगाते हुए हमने इसको फाइंड करना है। एक चीज हमें यहां पर क्लियर हो गई है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे यहां पे यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करेंगे, और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक आपको पता है कि तमाम फोर्सेस जो अलोंग द एक्स एक्सिस एक्ट हो रही हैं उन सब का सम क्या होता है, 0। ठीक है, और तमाम फोर्सेस जो अलोंग द वाई एक्सिस एक्ट हो रही हैं, एफ वाई, उनका सम भी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है। अब हमने इस कंडीशन को जो है वो फुलफिल करना है। ठीक है, अब उसके लिए क्या करेंगे, ज़रा देख लीजिए, मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ ताकि मिक्स ना हो। ये हमारा सेपरेट हो गया। अब देखिए ज़रा, मैं यहाँ पे इसको बनाता हूँ। देखिए, अब आप ऐसा कर लें कि ये देखा आपने, ये आपके पास एफ डब्ल्यू है, एक जो अलोंग द एक्स एक्सिस है। ठीक है, और इस रिएक्शन वाली फोर्स को ना आपने क्या कर दिया, बल्कि मैं सेपरेट बनाता हूँ डायग्राम को यहाँ पे, ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे आपके माइंड में। ये हम दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं जी। ये इधर को एक फोर्स लग रही है, वो है एफ डब्ल्यू। ठीक है, अच्छा, अब जो ये वाली फोर्स थी ना, ये एफ जी, इसको हमने कंपोनेंट में स्प्लिट कर लिया। एक ये वाली आ गई हमारे पास एफ जी एक्स, और एक यहाँ वाली आएगी, वो आएगी एफ जी वाई, एफ जी वाई। ठीक है, और एक यहाँ पर वेट की फोर्स थी जो कि नीचे की तरफ एक्ट हो रही थी, उसको हम डब्ल्यू कह देते हैं।
तो देखो यहाँ पे इस बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, और क्योंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये रेस्ट पर है, तो फिर तमाम फोर्सेस जो अलोंग द एक्स एक्सिस एक्ट हो रही हैं उनका सम भी 0 है, और तमाम फोर्सेस जो अलोंग द वाई एक्सिस एक्ट हो रही हैं उनका सम भी इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, चलिए जी देखते हैं जी। अब हम क्या कहते हैं जी यहाँ पे कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे आपकी जो एक फोर्स लग रही है वो ये वाली अप्लाई हो रही है, एफ जी एक्स। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं जी एफ जी एक्स, ये पहली फोर्स आ गई। ठीक हो गया, और प्लस दूसरी फोर्स जो आपकी अप्लाई हो रही है अलोंग द एक्स एक्सिस वो ये है, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसको हम फिर नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे एफ डब्ल्यू, और इन दोनों का सम क्या आपके पास 0। बात समझ गए? तो पता चला कि ये वैल्यू जब उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, सो एफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ जी एक्स। अब एफ डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है अभी अभी हमने कैलकुलेट की है, वो है 21.88 न्यूटन, तो इसकी वैल्यू फिर हो जाएगी 21.88 न्यूटन। ठीक है, ओके जी। ये एक चीज़ आपको और यहाँ से मिल गई, मैं इस पर स्टार लगा देता हूँ ताकि आसानी से हमें ये नजर आए। अब देखिए यही आप अलोंग द वाई एक्सिस लगाएंगे, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, तमाम फोर्सेज अलोंग द वाई एक्सिस भी इक्वल टू क्या होंगी 0 होंगी। अब एक फोर्स अपवर्ड लग रही है ये एफ जी वाई, और एक डाउनवर्ड लग रही है ये वेट की, तो ये अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस है, इसको आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लिखेंगे, यानी पॉजिटिव साइन के साथ एफ जी वाई, प्लस आपके पास दूसरी कौन सी है जी, वेट की, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो माइनस W इज इक्वल्स टू 0 कर लें आप। ठीक, अब इसको उधर लेके जाएंगे जब आप, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, सो W इज इक्वल्स टू एफ जी वाई, और आपको पता है कि आपके पास जो W की वैल्यू है ना, ठीक है, वो कितनी है, वो आपको दिया गया है 120 न्यूटन, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 120 न्यूटन। ये आपको एक और वैल्यू मिल गई जो कि एफ जी वाई की। अब जरा देखो, अगर एक वेक्टर के आपको दो कंपोनेंट दे दिए जाएं, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, एक आ गया आपके पास ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, इसको बोल देता हूँ एफ वाई, और एक ये कंपोनेंट आ गया एफ एक्स, और मैं आपसे बोलूँ कि आप इनका रिजल्टेंट निकालिए, तो आप उसको निकाल सकते हैं। हमने इसका पहला न्यूमेरिकल किया था, बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो है वो इस एफ जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि इन दोनों से मिलके बनी है, ये दोनों उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो उससे हम वेक्टर कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हमें उसका फॉर्मूला पता है, एफ जी इज इक्वल्स टू एफ जी एक्स का स्क्वायर प्लस एफ जी वाई इसका स्क्वायर। अब दोनों वैल्यूज पुट करके उसका आपने स्क्वायर ले लेना है, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। एफ जी एक्स की जो वैल्यू आई है हमारे पास, एफ जी एक्स की वैल्यू वो ये पड़ी हुई है 21.88, तो लिखूंगा मैं यहाँ पे 21.88 न्यूटन। ठीक है, बल्कि साथ में अभी यूनिट आप ना लिखिए, ऐसे ही लिखिए वैल्यू को, उसका स्क्वायर प्लस एफ जी वाई की वैल्यू कितनी है 120, तो 120 लिख दीजिए उसका स्क्वायर। ठीक है, अब आगे सारा काम कैलकुलेटर का है, आप इनसे वैल्यूज निकालेंगे फिर इनको ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास 21.88 का जो स्क्वायर आता है वो आता है जी 478.73, ये आएगा 478.73 प्लस 120 का जो स्क्वायर आएगा 120 स्क्वायर वो आएगा 14400। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, प्लस 478.73 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1487.73। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, तो स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1478.73 दैट इज इक्वल्स टू 121.9।
तो ये आएगा 121.9 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 122, अब इसको 122 भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास वो फोर्स आ गई Fg जिसको हमने कैलकुलेट करना था। तो दो फोर्सेस कैलकुलेट करनी थी, एक हमारे पास Fw की फोर्स थी 21.88 न्यूटन और जो दूसरी फोर्स है वो 121.9 या अप्रोक्सीमेटली 122 न्यूटन की ये फोर्स है। साथ में फोर्स का यूनिट क्योंकि न्यूटन होता है तो साथ में आप मेंशन कर दें। ये दो हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि Fw इज इक्वल्स टू 21 Fw की वैल्यू आई है हमारे पास 21.88 न्यूटन और जो हमारे पास दूसरी वैल्यू आई है Fg की, सो Fg की वैल्यू आ गई है जी हमारे पास 122 न्यूटन, 122 न्यूटन। तो ये आ गए हमारे दो आंसर्स। प्रॉब्लम नंबर 8 पर आ जाइए। अ 450 kg यूनिफॉर्म आयरन बीम सपोर्ट्स द लोड ऑफ 220 kg एज शोन। अब बच्चों कहा जा रहा है कि एक आपके पास आयरन बीम है जिसका मैस 450 kg है, उसने एक लोड 220 kg को सपोर्ट दिया हुआ है जैसा कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है। अब जो पिक्चर आपको साथ में दी जा रही है वो ये वाली है, ठीक है। ये हमारे पास वो आयरन बीम आ गया, ठीक, जिसका अपना जो मैस है वो 450 kg है। ओके, इसके साथ हमने एक लोड अटैच किया हुआ है, इसने एक लोड को सपोर्ट दी हुई है। वो लोड कितना है 220 kg का, सही है। ये है वो हमारे पास लोड, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ भी यहाँ पे नोट कीजिए कि इस रॉड को भी दोनों तरफ से सपोर्ट दी गई है। ये भी एक सपोर्ट है और ये भी एक सपोर्ट है जिसके ऊपर इस रॉड को रखा गया है, इस आयरन बीम को रखा गया है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिटरमाइन द रिएक्शंस एट द सपोर्ट्स। अब इस रॉड को जो दो सपोर्ट्स दी गई है ना, एक ये वाली सपोर्ट और एक ये वाली सपोर्ट, ठीक है, इन सपोर्ट्स के ऊपर रिएक्शन मालूम करें। यहाँ पर लिखा भी गया है, पिक्चर में दिखाया गया है, RA और RB इन दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो पहले मैं ये बता दूं कि ये RA RB क्या है। देखो बच्चों, अगर कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है वो आप सरफेस पे रखते हो ऐसे, तो उसका कुछ ना कुछ वेट होता है ना, वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, ये एक एक्शन होता है। तो उसके रिएक्शन के तौर पे ना एक अपवर्ड फोर्स लगती है इसे ऊपर की जानिब, इसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से देखिए, ये जो रॉड है हमारे पास या ये जो आयरन बीम है इन सपोर्ट्स के ऊपर रखा हुआ है, तो यहां से भी एक अपवर्ड रिएक्शन फोर्स आएगी, इधर से भी अपवर्ड लगेगी रिएक्शन फोर्स और इधर से भी अपवर्ड आएगी रिएक्शन फोर्स, ठीक है। ओके, तो इसको नाम दे दिया गया RA का, इसको नाम दे दिया गया RB का। इन दोनों की वैल्यूज हमने मालूम करनी है। क्लियर हुई बात? अच्छा जी, अब जरा देखिए, सबसे पहला हम जब इसको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो पहले लिखेंगे इसका डाटा में हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो 5.6 है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 2.4 है। दोनों को अगर हम ऐड करें तो 8 बनता है, तो लेंथ इसकी टोटल आ गई 8 मीटर। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो इस आयरन बीम का हमें मैस दिया गया 450 kg, तो MB लिखा, यानी मैस ऑफ द बीम 450 kg। लेकिन इस केस के अंदर हमें मैस की बजाय वेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम पहले से उसका वेट बना के रख लेते हैं। सो W = mg के फार्मूले से हमने मैस को G से यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। 9.81 उसकी वैल्यू होती, तो आपको फिगर मिलेगी 4414.5 न्यूटन, ठीक है। इसी तरह से जो हमें ये लोड बताया गया 220 kg का, इसको भी हमने कोशिश करनी है इसको वेट में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि वेट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, मैस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हमने कहा ML यानी मैस ऑफ द लोड 220 kg। क्लियर? अच्छा, अब इसको भी वेट बनाना है तो WL बन जाएगा, इसको 9.81 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2158.2 न्यूटन। ये आपके पास वेट ऑफ द लोड आ गया। अब ये हमारे पास वेट ऑफ द बीम, ये वेट ऑफ द लोड। अब हमने अपने मुताबिक जो है ना इस पिक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। अब देखिए, मैं यहाँ पे दोबारा बनाऊंगा। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये आयरन बीम को ड्रा कर लिया। आयरन बीम को ड्रा करने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ सपोर्ट्स लगा दूंगा। एक एंड को A का नाम दे दूंगा, एक एंड को B का नाम दे दूंगा। जहाँ पे लोड अटैच है उस पॉइंट को C का नाम दे दूंगा। अब देखो, इस जो आयरन बीम है इसका जो मैस था उसकी वजह से इसका वेट होगा, और वेट क्योंकि ये यूनिफॉर्म है ना, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो ये पूरी जो रॉड है इसका सेंटर तकरीबन यहाँ पर बनता है, उस पॉइंट को मैंने G का नाम दे दिया। वहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट एक्ट करेगा, उसको मैंने WB से शो कर दिया, यानी वेट ऑफ बीम, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा जो ये लोड है इसको मैंने WL से शो कर दिया, यानी वेट ऑफ लोड। ओके, और रिएक्शन फोर्स उसी तरह से इधर RA और इधर RB मैंने ड्रॉ कर लिया ऐसे, राइट। ओके, अब हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या हमारे माइंड में आएगा। हम इसको देख रहे हैं कि ये बिल्कुल रेस्ट पर है। अब अगर ये रेस्ट पर है तो इसका मतलब ये है कि ये इक्विलिब्रियम में है। तो जो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है उसके ऊपर अप्लाई होने वाले तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो होता है, तमाम टार्क का सम ज़ीरो होता है। या आप यूँ कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क हमारे पास इक्वल होते हैं, ठीक है। और तमाम फोर्सेस का सम जो कि अलोंग द एक्स एक्सिस हैं उनका सम ज़ीरो होता है। तमाम फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस उनका सम क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये बातें आपने याद रखनी है और इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हमने अननोन चीज़ों को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ आता हूँ। सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल रेस्ट में यानी इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, फर्स्ट कंडीशन को भी, सेकंड कंडीशन को भी। तो उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए मैं अननोन चीज़ों की वैल्यू को मालूम करना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे यूजिंग सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, आप सब जानते हैं कि आपके पास सम ऑफ क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टार्क। तो क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क का जो सम होगा वो क्या होगा, आपके पास जीरो होगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जब भी आप टार्क को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को स्पेसिफाई करना होता है कि कौन सा एक्सिस ऑफ रोटेशन आप ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे मैं इस पॉइंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रहा हूँ। अब मैं आपको इसकी वजह भी बताऊंगा कि आखिर मैं इस पॉइंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ भी तो ले सकता था, यहाँ भी ले सकता हूँ, यहीं ले सकता हूँ, मैं यहाँ पर क्यों ले रहा हूँ उसकी वजह आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले मैं कहता हूँ जी एक्सिस ऑफ रोटेशन में है कौन सा, टेकिंग पॉइंट ए एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसको मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लिया। तो इसके मुताबिक फिर मेरे पास जो है वो यहाँ पर मैं ए पॉइंट को ऐसे बना लेता हूँ, तो कुछ इस तरह से मेरे पास फिगर आ जाएगी। अब देखिए जो एक रिएक्शन फोर्स है वो ऐसे ऊपर की तरफ लग रही है, ये वाली RB, ठीक है। और एक जो है वो यहाँ पर होगी वैल्यू, ये वाला पॉइंट B है, और ये वाला पॉइंट है हमारे पास C। इधर WL अप्लाई हो रहा है, WL, और यहाँ पर कहीं WB अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ओके जी, तो देखिए ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। अब जो ये वाला फोर्स है ना, ये फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही है। तो जो भी फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करती है वो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करती। मैं बार बार बता चुका हूँ। मान लीजिए ये वाला पॉइंट हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ फोर्स लगाऊंगा, ये इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यहाँ लगाऊंगा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट फोर्स यहाँ लगाऊँ एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर, तो मैं जितनी मर्जी फोर्स लगा लूँ ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो जो फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करती है वो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो ये वाली फोर्स थी वो समझे यहाँ से स्किप होगी। अब मेरे पास अननोन फोर्स जो है वो सिर्फ एक ही इस रिलेशन में आएगी, वो RB है, RA इसके अंदर शामिल नहीं होगी। तो मेरे पास एक अननोन वैल्यू होगी तो मैं इसको आसानी से मालूम कर लेता हूँ। अगर एक रिलेशन में दो अननोन फोर्सेज आ जाएँ तो फिर हमें उसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो जब हमने इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया तो हमें फ़ायदा ये हुआ कि अब ये वाला जो हमारे पास फोर्स है, रिएक्शन फोर्स, ये हमारे इसके अंदर शामिल नहीं होगी, जो मैथमेटिकल रिलेशन हम इससे बनाएंगे, ठीक है। ओके जी, अब इसका नाम क्या था, इसका नाम था जी हमारे पास G, ओके। अब देखिए क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क, पहले ये चेक कर लीजिए कौन सी फोर्सेस क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करेंगी, कौन सी एंटी क्लॉकवाइज। ये आ गया हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ऊपर से नीचे ऐसे तो क्लॉकवाइज, ये देखिए ये वाली भी ऊपर से नीचे ऐसे तो क्लॉकवाइज, और जो ये वाली है ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों जो है वो हमारे पास क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करेंगी और ये वाली एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करेगी, ओके। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि हमारे पास ये जो क्लॉकवाइज टार्क है वो कौन सा वाला है,
एक आ गया जी टॉर्क, उसको मैं कह देता हूँ जी बी, बीम का टार्क, और दूसरा जो हमारे पास क्लॉकवाइज टार्क है वो इसका लोड का, तो मैं लिख देता हूँ जी ये हमारे पास लोड का टार्क आ गया, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल्स टू, हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टार्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये रिएक्शन फोर्स, तो मैं इसको लिख देता हूँ जी टॉर्क ऑफ रिएक्शन फोर्स, ये ठीक हो गया। अब मैंने टार्क यहाँ पे इसके जो है वो कैलकुलेट करने, टार्क कैसे कैलकुलेट करते हैं आप सब जानते हैं, मोमेंट आर्म इनटू फोर्स होता है, और मोमेंट आर्म क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक हो गया। ओके जी, अब मैं पहले कैलकुलेट करता हूँ जी टॉर्क बी, ठीक है ना, जो ये वाला है ना, ये वाली फोर्स जो टार्क प्रोड्यूस करती है। अब ये आ गया मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, तो ये है हमारा वो लाइन ऑफ एक्शन जिसके अलोंग फोर्स अप्लाई हो रही है, तो यहां से लेके यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम क्या है, ए जी। ए जी आ गया मोमेंट आर्म और फोर्स आ गई डब्ल्यू बी, सो लिखूंगा यहां पर मैं ए जी इंटू डब्ल्यू बी प्लस, अब ये लोड वाला टार्क जो है, देखिए ये यूं एक्ट कर रहा है ऐसे, ठीक है, ये आ गया इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके इर्द ये घूमेगा। तो यहां से लेकर यहां तक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हमारा मोमेंट आर्म होता है, यानी एसी मोमेंट आर्म है, और ये आ गया हमारा फोर्स, तो लिखूंगा मैं एसी मोमेंट आर्म, और फोर्स कौन सी हमारी जो टार्क प्रोड्यूस करेगी वो डब्ल्यू एल, ठीक है, यानी वेट ऑफ द लोड। ओके, इसी तरह से हमारे पास ये रिएक्शन फोर्स देखिए, ये जो टार्क प्रोड्यूस करेगी ये, अब ये फोर्स यहाँ पे ऐसे एक्ट हो रही है, ये आ गया इसका लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन यानी जिस लाइन के ऊपर ये फोर्स एक्ट कर रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला होगा उसका नाम है ए बी, तो मैं लिख देता हूँ जी ए बी, और साथ में आएगा हमारे पास रिएक्शन फोर्स आर बी, ठीक है। अच्छा, अब मैं इनकी वैल्यूज पुट करूंगा। ए जी की क्या वैल्यू है हमारे पास, ए से लेके जी देखो, जी इसका वो सेंटर पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां से उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, यहां से लेके यहां तक पूरी लेंथ क्या है हमारे पास 8, तो उसका सेंटर क्या होगा फिर यहां से यहां तक 4, ठीक है। तो अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा इसकी, यहां पे लिखूंगा मैं 4 मीटर्स, और डब्ल्यू बी की वैल्यू क्या है, ये वेट ऑफ द बीम जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है 4414.5 न्यूटन, ओके, प्लस ए से सी तक डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस। अब जरा ये देखिए, हमें दिया गया, बताया गया ए से लेकर सी तक डिस्टेंस कितना है 5.6, तो मैं लिख दूंगा यहां पे 5.6 मीटर्स, और साथ में डब्ल्यू एल का मतलब है वेट ऑफ द लोड, तो वो भी हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ये है 2158.2, तो लिखूंगा यहाँ पे 2158.2 न्यूटन, ठीक है। तो ये दो टार्क आ गए, फिर आपके पास इक्वल, उसके बाद यदि ए बी की वैल्यू, ए से लेकर बी तक वैल्यू, इसकी पूरी वैल्यू कितनी है 8 मीटर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 8 मीटर्स, और जो फिर आर बी की वैल्यू को तो हमने फाइंड करना है, अब आगे है जी काम हमारा सारा कैलकुलेटर का, तो हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, और कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज को पुट करेंगे। इसको अभी हम रेज कर देते हैं, ठीक है, अब हमारे काम का नहीं है, और यहाँ पर एक लगा लेते हैं जी लाइन ऐसे, ठीक है। अच्छा जी, अब पहली चीज़ है जी 4 मल्टीप्लाई बाय 4414.5, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 4414.5, तो ये मिलेगा आपको 17658 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये एक आ गया टार्क हमारे पास, फिर प्लस दूसरी वैल्यू 5.6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5.6 मल्टीप्लाई बाय 2158.2, तो ये मिलेगा 12085.2 न्यूटन मीटर, एंड दैट इज इक्वल टू, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 8 मीटर इंटू आर बी,
8 मीटर इंटू आर बी। ठीक है, अब मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, प्लस 17658 और ये आएगा हमारे पास 29743.92। ठीक है, ओके। और इधर क्या आएगा आपके पास 8 मीटर, साथ में इधर न्यूटन मीटर भी लिखेंगे, सॉरी मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे न्यूटन मीटर लिखेंगे यूनिट, और साथ में आएगा 8 मीटर इंटू आर बी। अब आर बी की वैल्यू तो आपने फाइंड करनी है, रिएक्शन फोर्स है ये, तो 8 मीटर जाके इधर डिवाइड हो जाएगा। सो 29743.92 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय आएगा आपके पास 8 मीटर्स एंड दैट इज इक्वल्स टू आर बी। अब देखिए मीटर मीटर से कट गया, अब इस वैल्यू को हम डिवाइड कर लेते हैं 8 से, तो हमारा आंसर आएगा 3717.99, जिसको अप्रोक्सीमेटली आप ये भी कह सकते हैं कि 3718 न्यूटन। ये आ गया हमारे पास आर बी की वैल्यू। ठीक है, तो आर बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब एक जो चीज़ है वो हमें मिल चुकी है आर बी, अब हमें वैल्यू निकालनी है जी आर ए की। ठीक है, तो देखो ये अगर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि सेकंड कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन दोनों इस पे अप्लाई की जा सकती है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक एक बॉडी के ऊपर अप्लाई होने वाली तमाम फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस उनका सम जीरो होता है, और अलोंग द वाई एक्सिस भी उनका सम क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर जो है वो सेकंड कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग, सॉरी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा दी। अब इस कंडीशन के मुताबिक आपको पता होना चाहिए कि तमाम फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस उनका सम जीरो होना चाहिए, और तमाम फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस उनका सम भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इसमें कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है नहीं, ये भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल। ठीक है ना, तो फिर हम सिर्फ ये वाली कंडीशन इस पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए, तो हम ये अप्लाई कर लेते हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस इज इक्वल टू जीरो। अब कौन कौन सी फोर्सेस हैं, ये अपवर्ड है, ये अपवर्ड अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस, इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे। ये डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस, इसको भी नेगेटिव लेंगे, इसको भी नेगेटिव लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आर ए प्लस आर बी प्लस तीसरी चीज क्या है माइनस डब्ल्यू बी प्लस माइनस डब्ल्यू एल, और इन सब का सम क्या आपके पास आएगा इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये दोनों नेगेटिव वाले उधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये आ गया आपके पास आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू एल। ठीक हो गया। अब देखो जरा, आपके पास जो है वो एक वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, वो किसकी वैल्यू है, वो आर बी की वैल्यू है। आर बी की वैल्यू ये लिखी हुई है, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, आर ए इधर ही रहेगा। ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3718 न्यूटन। ठीक है, ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू, अब ये डब्ल्यू बी की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। डब्ल्यू बी की वैल्यू हमारे पास ये है 4414.5 4414.5 न्यूटन, और प्लस डब्ल्यू एल की वैल्यू भी निकाल चुके हैं 2158.2, तो आएगा 2158.2 न्यूटन। ठीक है, अब देख सकते हैं आप, आपके पास सिर्फ एक अननोन है आर ए, ये और ये, इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे आप। सॉल्व करने के बाद आपको आंसर इसका मिल जाएगा। अब क्या करना है, आपने इसको और इसको दोनों को कर लेना है प्लस। ठीक है, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं 4414.5 प्लस 2158, तो ये बन जाएगा आपके पास 6572। यहाँ पर फिर से लाइन लगा लेते हैं हम, इन दोनों का हमारे पास सम बन गया 6572.5
न्यूटन। ये सम बन गया। और इस तरफ जो हमारे पास वो फोर्स थी वो वैसे ही लिखेंगे। अभी हम इधर लिखा हमने आर ए प्लस 3718 न्यूटन। अब ये उस तरफ जाके माइनस हो जाएगी। सो आर ए की वैल्यू क्या आई 6572.5 न्यूटन माइनस 3718 न्यूटन। ओके, तो अब हमने क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है जी। 3718 इज इक्वल्स टू, यह हमारे पास आ जाएगा आर ए की वैल्यू, आर ए इज इक्वल्स टू 2854.5 न्यूटन। तो ये आगे बच्चों हमारे पास सेकंड रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो एक रिएक्शन फोर्स जो है वो हमारी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। आर बी की वैल्यू 3718 और आर ए की वैल्यू 2854.5 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।